हाँ जी, हम आ गए हैं सीए इंटर लॉ के रिवीजन मैराथन की तरफ। जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तब आप अकाउंट्स का पेपर दे के आए होंगे। अकाउंट्स का पेपर कैसा गया है उसे साइड कर दीजिए। अब आपके पास लॉ के पेपर को रिवाइज करने के लिए पूरे पूरे 2 दिन बचे हैं। कैसे रिवाइज करना है, क्या रिवीजन पैटर्न होना चाहिए, कितने क्वेश्चन करने हैं, कहाँ कहाँ से देखने हैं, सब इस चीज में इस वीडियो के अंदर कवर्ड होगा। आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम रिवाइज करते समय कुछ चीजों को फॉलो करेंगे, जैसे कि सारे प्रोविजन हम स्टडी मैट के डिस्कस करेंगे, सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन और एग्जाम पेपर क्वेश्चन अलग अलग एक्ट के हिसाब से अलग अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी बदल जानी चाहिए। अभी इस इन लेक्चर्स जो आगे आपको पूरी सीरीज मिलेगी, इसमें क्या मिलेगा आपको जरा ध्यान से देखिए। आपको इसके अंदर कंपनी लॉ के सिलेक्टेड चैप्टर्स की रिवीजन मिलेंगे, कंपनी लॉ जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है। दूसरा फिर आपको मिलेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैसे मिलेगा आपको जरा ध्यान से देखिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के आपको पूरे कोई भी चैप्टर कोई भी स्टार्ट होने के पास आपको पूरे सेक्शन की लिस्ट मिलेगी कि ये सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन आपको पता होनी चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर खासकर आपको स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन के आंसर्स खुद लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, जो कि क्रिस्प और शॉर्ट है, प्रिसाइज है, बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। एग्जाम में बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी हम स्टडी मेट में डिस्कस कर चुके होंगे। जो एग्जाम में अजीब क्वेश्चंस आए हैं उसके सारे सेक्शन के साथ सारे आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट को हम पूरे स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चंस को वहां पर कवर कर रहे होंगे। अब हमें करना क्या है, रिवीजन के लिए क्या करना है, ये आ गई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात। जब आप एक अकाउंट से एग्जाम दे के आए होंगे तो थोड़ी सी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये सीए का पेपर है, कोई हलवा नहीं है। आसान है तो लेंदी आया होगा, मुश्किल है तो आपको पता चल गया होगा कि ये सीए का पेपर है। अब आपको क्या करना है, ये इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें आपकी 2 दिन की छुट्टी है, तो प्रिपरेशन बहुत जम के कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी दुख होने की भी बात है कि 2 दिन की छुट्टी सीए में मिलना कोई खतरे की घंटी से खाली नहीं है। अपने सीनियर से आप पता लगा सकते हैं, जिस पेपर में 2 दिन की छुट्टी मिली है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेज अभी अवेलेबल होंगे इसी वीडियो के अंदर। आप सीक्वेंस फॉलो करिए। इस वीडियो के नीचे आपको क्या मिलेगा, टाइम स्टैम्प मिलेगा। टाइम स्टैम्प का मतलब होता है कि आपका कौन सा चैप्टर कौन से मिनट में स्टार्ट हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या लगानी है आपकी, जैसे मैंने लिखा है। सबसे पहले आपको उठाना है कंपनी लॉ। जब 1.5 दिन की छुट्टी होती थी तो रिवीजन पैटर्न अलग होता था। अब आप पूरे कंपनी लॉ को गो थ्रू करेंगे विद एमसीक्यूज, विद स्टडी मेट, विद एग्जाम पेपर क्वेश्चंस, जितने प्रोविजन है सेक्शन के साथ। काम क्या करना है, आपको एक फ्रेश पेज लेके बैठना है। जो भी वीडियोस के अंदर सेक्शन बताए गए वो आपके पास पहले से भी लिखे होंगे, लेकिन दोबारा से हाथ से लिखना है कि ये सेक्शन इस चीज का था। आपको एग्जाम तक याद रह जाएगा। जब आप कंपनी लॉ फिनिश कर लेंगे फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की तरफ। इसमें कोई मैं टाइम फ्रेम सेट नहीं कर रहा कि कंपनी लॉ आपको कितनी देर में कर लेना चाहिए। अगर आप आज शाम को एग्जाम में, एक सेकेंड, अगर आप आज शाम को मतलब आज कितनी तारीख है, 15th की इवनिंग में आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आप 7 बजे से पहले पहले घर पहुंच जाएंगे और रेडी हो जाएंगे अगले पेपर के पढ़ने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी रात नहीं सोए थे, एक बार सो लेते हैं तब ज्यादा सही रहेगा, तो पूरा आप फ्लो बिगाड़ देंगे लॉ को। जैसे आप स्टार्ट करेंगे रिवीजन वैसे ही आपके एंड तक चलेगा रिवीजन। तो आज शाम को स्टार्ट कर दीजिए। आगे इसके बाद सारे लेक्चर्स सारे लाइंड अप है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा इसके अंदर, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर मिल जाएगा, अकाउंट्स ऑफ कंपनी के पूरे नोट्स हैं। पूरे स्टडी मटेरियल को देखने की जरूरत नहीं है आपको। मीटिंग्स के मतलब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स वाला चैप्टर आपको इसमें पूरा मिलेगा। ऑडिट एंड ऑडिटर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से, हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके सेक्शंस याद करा दिए जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ध्यान से इसको देखिए और अपनी प्रिपरेशन को ढंग से एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाइए, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है और पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, ये सोच के आपको रिविजन करना है। हाँ जी, फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा जो हम रिवाइज करेंगे वो होगा कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर को रिवाइज करेंगे। शॉर्ट बिल्कुल तरीके से रिवाइज करेंगे और बहुत जल्दी एक चैप्टर को खत्म हो जाएगा। जो भी सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, जिस भी चैप्टर के हम पढ़ने वाले हैं उसकी लिस्ट बनाने होनी चाहिए आपके पास कि सबसे पहले पेज पे ये वाले सेक्शन है जो चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। यही एक ऐसा सेक्शन है जिसके आप चैप्टर के सारे सेक्शन एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इन्हीं सेक्शंस की हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या लिखना है। एक एक पॉइंट को रिवाइज करेंगे। आप स्टडी मैट को गो थ्रू नहीं भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आप एक बार देख के जाएंगे एग्जाम में, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। तो पहले हम सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन किसका है, 96 किसका है, एनुअल जनरल मीटिंग का। अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग करा लेते हो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर फेल कर जाते हो तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो आपकी एजीएम कंडक्ट करा देगी। 96 और 97 के बाद हम एकदम जंप करके जाते हैं 100 पे।
96 किसका है, एनुअल जनरल मीटिंग का, और 100 किसका है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का। इसे भी अगर आप करने में फेल हो जाते हो, वो भी ट्रिब्यूनल के पास पावर आ जाएगी, और वो पावर जाएगी 98 में, ये आपको याद करा दिया गया था। उसके बाद सेक्शन 101 किसका है, नोटिस का। मीटिंग से पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, कितने दिन का नोटिस, 21 डेज क्लियर नोटिस क्या होता है, क्या उसकी कोई एक्सेप्शन है, किसको भेजना है, कौन रिसीव करेगा, ये भी देखेंगे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, ये भी देखेंगे। कोरम मतलब क्या होता है, ये सेक्शन 103 है इसका। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ वैलिड जनरल मीटिंग। फिर जो चेयरमैन होता है, जो हमारी मीटिंग को स्टार्ट कराता है, क्या उसका अपॉइंटमेंट 104 में है। प्रॉक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है 105 में। इनके वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, वोटिंग कितने तरीके से कराई जाती है, और लास्ट में मिनट्स क्या होते हैं। आपको ये सारे सेक्शन पता होने चाहिए इस चैप्टर के। एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक्स में से आपको पक्का पक्का 2 से 3 क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 96 एजीएम, सारी चीजें इसके बारे में। जब आप सेक्शन 96 की बात करते हैं, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसकी मीनिंग क्या है, टाइम लिमिट क्या है, टाइमिंग क्या है, मतलब किस समय रख सकते हैं। तो पहली चीज, मीनिंग क्या है एजीएम रखने की। एजीएम का मतलब टू बी हेल्ड वंस अ ईयर, मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। हर एक कंपनी को एजीएम रखनी है, हर एक कंपनी को एजीएम रखनी है। सिर्फ किसको नहीं रखनी है, ओपीसी को। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू का पॉइंट बन गया कि ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जो मीटिंग नहीं भी रखेगी, एनुअल जनरल मीटिंग हर साल, तो चल जाएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, भाई साहब अकेला व्यक्ति है, बैठ के मीटिंग करेगा किसके साथ, डिस्कस किसके साथ करेगा, खुद के साथ तो करेगा नहीं। तो ये है मीनिंग। फिर उसके बाद आगे टाइम लिमिट। तो मीनिंग से हमें एक एमसीक्यू का पॉइंट मिला कि हर एक एजीएम, हर एक कंपनी को, चाहे लिस्टेड नॉन लिस्टेड कुछ भी उसका पेड अप शेयर कैपिटल हो, हर किसी को एजीएम रखनी पड़ेगी। किसको एजीएम नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, ओपीसी को। ये आपका एमसीक्यू में काम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आया टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है, तो एजीएम के भी 2 टाइप है। जिस ईयर में आप इनकॉर्पोरेट हुए हो तो कब तक रख सकते हो, और आगे आने वाली। तो जो पहली वाली होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट एजीएम, और जिस साल में आप इनकॉर्पोरेट हुए हो उस साल के लिए रखी गई मीटिंग जो होती है वो फर्स्ट एजीएम होती है। उसके बाद जो हर साल लेते हो वो होती है सब्सीक्वेंट एजीएम, उसके लिए टाइम लिमिट्स अलग है। तो पहली चीज, फर्स्ट एजीएम के लिए क्या टाइम लिमिट है। पहली एजीएम आप विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सिंपल मतलब है इसका, जैसे ही आपका पहला साल खत्म हो जाए, यानी 31 मार्च को जब ईयर एंड हो जाए फाइनेंशियल ईयर, उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर इफेक्टिवली 31 दिसंबर से पहले आपको ये ले लेना है। मैंने 31 दिसंबर क्यों नहीं लिखा है ऐसा, इसका रीजन ये है, जैसे मान लीजिए ये ईयर चल रहा है, ये अप्रैल है और ये मार्च है। अगर कोई कंपनी दिसंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है यहाँ पे, तो उसका तो 31 मार्च बहुत जल्दी आ गया। तो क्या इसको इसी साल मीटिंग रखनी नहीं पड़ेगी, आंसर इज नो। इनको बोलेंगे कि अगर ये अप्रैल 2000, अब तुम 20 से स्टार्ट हुए हो, ये मार्च 2021 है, तो 21-22 वाला मार्च जो है, जब वो खत्म हो जाएगा उससे 9 मंथ्स के अंदर अंदर। लेकिन सिर्फ किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन दिसंबर टू मार्च ऑफ सेम ईयर। तो उस साल आपको 9 मंथ्स के लिए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अगले साल फाइनेंशियल ईयर में काउंट हो जाएगा। ये इसका पॉइंट है। 9 मंथ्स क्यों लिखा है, 31 दिसंबर क्यों नहीं लिखा। नेक्स्ट, ये सिंपल है टाइम लिमिट फर्स्ट एजीएम की। जहां परेशानी आएगी वो है सब्सीक्वेंट एजीएम। सब्सीक्वेंट एजीएम रखने के लिए 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। इन तीनों में से जो भी डेट सबसे कम आएगी वो आपकी सबसे पहले जो आ जाएगी, विच एवर इज अर्लियर वाले, अर्लीस्ट वाला जो डेट आ जाएगी, उस तक आपको एजीएम कर लेनी चाहिए थी। और अगर नहीं किए तो उसके कंसिक्वेंसेज है। जैसे कि 3 डेट्स क्या है। पहली चीज तो अगर 2021 की बात करूं तो 2021 में एक ना एक डेट को हो जानी चाहिए। अगर एक भी बात 2021 में नहीं है तो मतलब पेनल्टी। दूसरा, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, 9 मंथ्स किसके लिए था, फर्स्ट एजीएम के लिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्सीक्वेंट एजीएम की। सब्सीक्वेंट एजीएम में क्या करें, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च से लेकर 6 महीने जोड़ दीजिए आप, यानी 30th ऑफ सितंबर तक आपको कर लेनी चाहिए। तो पहली डेट निकल के आ सकती है एनी डेट। दूसरी डेट निकल के कौन सी आएगी, 30th सितंबर। और तीसरी डेट निकल के कौन सी आएगी, ये है टाइम गैप बिटवीन 2 एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। ये कैलकुलेशन करके आपको पता होना चाहिए कि 2 एजीएम के बीच का जो गैप है वो 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन तीनों में से जो भी डेट्स आपकी अर्लीस्ट आ रही है, ये प्रोविजन में भी लिखने के लिए आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, अर्लीस्ट, ऑल ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, इनमें से भी आ सकता है। और आपसे थ्योरी में ही पूछ सकता है डिस्क्रिप्टिव में कि बताइए सब्सीक्वेंट एजीएम का क्या टाइम लिमिट है। और अगर केस स्टडी भी आती है तो आपको प्रोविजन पूरा बनाना पड़ेगा, टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग सब्सीक्वेंट एजीएम। तो क्या पता चला, हमें फर्स्ट एजीएम के लिए क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर में चले जाइए, 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कर लेनी है पहली बार जिस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई है। अगर इनकॉर्पोरेशन आपका दिसंबर और मार्च के बीच में, तो मार्च वाली, ये वाली मार्च से क्लोजर नहीं माना जाएगा, अगली मार्च से क्लोजर, और 9 मंथ्स कैलकुलेट होंगे। देन आया आपका सब्सीक्वेंट एजीएम। सब्सीक्वेंट एजीएम के लिए 3 टाइम लिमिट, हर साल में एक बार क्लोजर, मतलब मार्च से लेके 6 महीने, और टाइम गैप बिटवीन 2 एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। बस जो भी अर्लीस्ट आ रहा है वहां से आपका आंसर आ जाएगा। फिर आए हमारी बात टाइमिंग कि टाइमिंग क्या है एजीएम रखने की। तो बिजनेस आवर्स होते हैं, तो टाइमिंग है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स।
9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक बिजनेस आवर्स माने गए हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि 7 बजे मीटिंग रखी गई तो क्या आप मानेंगे? आंसर इज नो। नेक्स्ट, डे कौन सा होगा? कोई भी डे हो सकता है, एक्सेप्ट कौन सा डे? नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे को आप छोड़ देंगे इसके अंदर, ये आ सकते हैं। संडे के ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है क्योंकि कंपनीज एक्ट आपका संडे को मना नहीं करता है और आप कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ रहे हैं, तो संडे को आप एजीएम रख सकते हैं, ये कंपनीज एक्ट कहता है, अदर लॉज मना करते हैं इसके लिए। आगे नेक्स्ट, किस जगह रखें? अगर हम जनरल मीटिंग रखना चाहे किस जगह रखें? तो एट रजिस्टर्ड ऑफिस। ये किसकी बात की जा रही है? एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए प्लेस क्या रखें? तो जहां की आपकी कंपनी है, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पर रखिए। अगर आपको नहीं है, वहां पर नहीं लग रहा है या लग रहा है कैपेसिटी नहीं है, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन है, लेकिन सिटी टाउन विलेज सेम होना चाहिए, बिल्डिंग आप चेंज कर सकते हो तो किसी और प्लेस पे भी रख सकते हैं। अनलिस्टेड कंपनी जो है वो एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, इसका मतलब वो स्टेट भी चेंज कर सकती है, सिटी भी चेंज कर सकती है, टाउन भी, सारी चीजें चेंज कर सकती है, बस इंडिया में होना चाहिए। लेकिन उसके लिए लिखित में एडवांस में सभी मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंक्लूजन क्या निकला इसका कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और उसके लिस्टेड कंपनी के सभी मेंबर्स इन एडवांस आपको क्या दे रहे हैं? कंसेंट दे रहे हैं कि जगह बदल दो, हमें कोई परेशानी नहीं है, वो तब भी जगह नहीं बदल सकते। किसका? एजीएम का। तो एजीएम आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखनी पड़ेगी या उसी स्टेट, सिटी, टाउन, विलेज में ही रखनी पड़ेगी, बिल्डिंग चेंज हो सकती है। तो ये आपका एमसीक्यू के लिए यहाँ से दूसरा पॉइंट बन गया। नेक्स्ट, कंसिक्वेंसेस क्या है? तुमने सारी चीजें बता दी, टाइम लिमिट बता दी, जगह बता दी, डेट बता दी, बहुत सारी चीजें बता दी। अगर हम ना रखें तो बताओ क्या करोगे? तुमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम वैलिड करा देंगे। अगर तुमने देरी से भी रखी है तो ना रखने वाली बात अलग है, अगर देरी से रखे तो क्या हमें कोई छूट मिल जाएगी? तो आंसर इज यस। पहली चीज, छूट क्या मिलेगी? एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स मिलेंगे आपको, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब फर्स्ट एजीएम रखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब समझिए जरा ध्यान से क्या है। आप इनकॉर्पोरेट हुए, साल खत्म होगा आपका 31 मार्च को, हमने आपको कितना समय दिया है? तो 2 एजीएम थी, एक एजीएम थी, एक ईजीएम थी। एजीएम के लिए हमने आपको क्या बोला कि आप अगर एजीएम रखना चाहते हैं तो हमने आपको टाइम दिया है 9 मंथ्स, और अगर आप ईजीएम रखना चाहते हैं तो हमने आपको टाइम दिया है 6 मंथ्स। क्या आपको ऑलरेडी 3 महीने यहाँ पर एक्स्ट्रा मिले हैं? ये वाले, ये जो 3 मंथ है ये एक्स्ट्रा है ऊपर एजीएम में। आंसर इज यस। तो अगर ईजीएम वाले देरी कर देते हैं तो एक अलग बात है। अगर तुम फर्स्ट एजीएम, और एजीएम में भी कौन सी एजीएम? 2 अलग अलग टाइप की, एक जो फर्स्ट ईयर में हुई थी और दूसरी सब्सीक्वेंट वाली। तो किसमें देरी कर सकते हैं? एजीएम में। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि आप ईजीएम में देरी कर सकते हैं, ईजीएम की तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, 6 मंथ्स के लिए, सब्सीक्वेंट के लिए है। ईजीएम के अंदर तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो यहाँ पर सब्सीक्वेंट एजीएम, सब्सीक्वेंट एजीएम के लिए कितने मंथ्स थे? 6 मंथ्स। तो अगर फर्स्ट एजीएम है तो ऑलरेडी तुम्हें 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो फर्स्ट एजीएम में अगर तुम देरी कर दोगे तो भाई साहब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सब्सीक्वेंट एजीएम से काम बढ़ता जा रहा है, ऑलरेडी 6 महीने का टाइम तुमने दिया था, तो आपको एक्सटेंशन ग्रांट किया जा सकता है। एंड सच एक्सटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ। इसका मतलब एट एनी गिवन पॉइंट आपको विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम 31 मार्च आपको कर ही लेनी पड़ेगी, चाहे वो फर्स्ट एजीएम है चाहे वो सब्सीक्वेंट एजीएम। आई होप पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट, देरी तो कर दी हमने, या तो देरी कर दी है या ले ही नहीं रहे, तो बताओ क्या करोगे? देरी कर दी तो क्या माफ कर दो कि नहीं? टाइम बढ़ाया, माफ नहीं किया हमने। टाइम बढ़ाया लेकिन पैसे लेंगे आपसे, पेनल्टी लगाएंगे आपके ऊपर, फाइन लगाएंगे। कितने का फाइन लगाओगे? भाई साहब ये एनुअल जनरल मीटिंग है, फाइन लगेगा 1 लाख रुपए। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर, और 5,000 रुपए पर डे। तो इसका मतलब समझना जरा ध्यान से, उन्होंने तुम्हें कितने दिन का टाइम दिया था एक्सटेंशन? 3 महीने। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? तो काउंट कर लेते हैं, 3 महीने में 90 दिन होते हैं। एक सेकेंड, अरे हट जाओ भाई। 3 महीने में हुए हमारे 90 दिन। 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हो ना तुम हमें? 90 दिन मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करें? 5,000 रुपए पर डे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 4,50,000 रुपए का और फाइन लग जाएगा। एक्सटेंशन तो मिल गया तुम्हें, पैसे भरने पड़ेंगे लेकिन। तो 1 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। 10 दिन बाद कर लेते हो तो फिर 10 दिन के कितने लगेंगे? 50,000 रुपए। नेक्स्ट, अगर ट्रिब्यूनल कहे तो ऑन डिफॉल्ट ट्रिब्यूनल विल डायरेक्ट। इसका मतलब कि तुम तो कर नहीं पा रहे, अब ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगी इसके लिए कि कौन सा होना चाहिए, जिसके लिए हमने सेक्शंस पढ़े थे। कौन सा? 96 तो एजीएम का था, तो 97 है ट्रिब्यूनल की पावर वाला, और ईजीएम का सेक्शन 100 है, उसकी ट्रिब्यूनल की पावर 98 में। आई होप पॉइंट यहां तक खत्म। पूरा एजीएम खत्म 96। मीनिंग क्या है? टाइम लिमिट क्या है? फर्स्ट एजीएम, सब्सीक्वेंट, टाइम लिमिट कहाँ करें, कब करें,
चेंज कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। जगह चेंज कर सकते हैं? नहीं। जगह चेंज करनी है तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में स्टेट चेंज करना है आपको तो कर सकते हैं, सभी की लिखित में मेजोरिटी नहीं, सभी की, ऑल मेंबर्स, पूरा यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए आपका। बाकी के लिए आप सिटी वगैरह चेंज नहीं कर, सिटी के अंदर, टाउन के अंदर सेम चीजें होनी चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा बिल्डिंग चेंज कर सकते हैं आप, ये इसकी आपकी। अगर आप मीटिंग बियॉन्ड लिमिट रखना चाहते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको कर लेनी पड़ेगी, एजीएम के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ये इसकी टाइम लिमिट है, 1 लाख और 5,000 डिफॉल्ट पे ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर देगी, सेक्शन है 97। आई होप पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। ये एजीएम खत्म। नेक्स्ट हम आ गए एजीएम के बाद हम किस पे स्किप कर गए हैं? 100 पे। तो हमने बीच में कितने सेक्शन छोड़ दिए? 97, 98। 97 ऑलरेडी पढ़ चुके, ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वो डायरेक्ट कर देगा। ईजीएम के बारे में पढ़ेंगे, और अगर ईजीएम भी नहीं हो पाई तो भी ट्रिब्यूनल पावर है उसके पास डायरेक्ट करने के लिए। तो मीनिंग क्या है? एनी जनरल मीटिंग बिटवीन 2 एजीएम्स। आपको कोई भी कंपलसरी मुद्दा ऐसा इमरजेंसी का लग रहा है कि भाई साहब अभी मीटिंग बुला लो, बाद में नुकसान हो जाएगा, वरना तो आप ईजीएम रखोगे, अदरवाइज तो हर साल होती है एजीएम, तब बात कर लेना। तो कोई मुद्दा है डिस्कशन सीरियस का, बिल्कुल, तो आप बुला सकते हैं। 2 एजीएम्स के बीच में रखी गई मीटिंग को, जनरल मीटिंग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। क्या ये कंपलसरी होती है? आंसर इज नो। आपके पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं आया कि जबरदस्ती रखना पड़े, तो क्या मीटिंग जबरदस्ती बुला दोगे? आंसर इज नो। यहाँ पर कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्ट करोगे? स्पेशल बिजनेस। एक सेक्शन पढ़ेंगे हम 102 वाला। 102 सेक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे? एक ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, एक स्पेशल बिजनेस होते हैं। दादाजी के बिजनेस वाले जो है वो ऑर्डिनरी होते हैं, बाकी सारे स्पेशल होते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कैसे मुद्दे होंगे? ऑर्डिनरी या स्पेशल? तो स्पेशल मुद्दे होंगे। इसके लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विद नोटिस भी देना पड़ेगा, इसे भी आगे जाके पढ़ेंगे। कौन बुला सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? तो यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। पहली चीज, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें ईजीएम बुलाने की? भाई सब कंपनी चलाते हैं डायरेक्टर्स, तो पहले बात किसको देंगे? डायरेक्टर्स को। अगर डायरेक्टर्स नहीं बुला पाए तो क्या लोग बैठे रहेंगे? नहीं, लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे ट्रिब्यूनल को कि भाई साहब देखो ये करवा नहीं रहे, तुम करा दोगे क्या? तो ट्रिब्यूनल करेगी। अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल भी ना करा पाए तो क्या जो लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, जो शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो खुद करा सकते हैं? आंसर इज यस, वो भी खुद करा सकते हैं। तो 3 लोग बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या तो वो खुद कर दें सुओ मोटो बेसिस पे, उन्हें लग रहा है कि भाई साहब बिजनेस है। अगर उन्हें अकल नहीं है तो तुम बोल दो, ट्रिब्यूनल की जगह यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। उन्हें अकल नहीं है तो तुम बता दो कि याद दिला दो भाई साहब आपको करना था, तो वो कर देंगे। अगर वो भी नहीं कर पाए तो कौन कर लेंगे? रिक्विजिशंस का मतलब जो एप्लीकेंट्स है वो खुद ही कर देंगे। तो कैसे? तो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ट्रांजैक्ट एनी स्पेशल बिजनेस बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अकल नहीं थी, उन्हें याद ही नहीं था, तो उनको मेंबर्स ने बताया कि भाई साहब ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कंपनी के अंदर 1 लाख लोग हैं और रामू उठ के आ गया मेरे पास कि सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लगा बुला लो, मुझे लगता है कि ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, तो क्या ऐसे मीटिंग रख लेंगे? आंसर इज नो। कम से कम लिमिट तो तय करो कि कितने लोग उठ के आए तो हम उनकी बात को इंपॉर्टेंट समझे। अकेले व्यक्ति की बात इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा देखो हूँ मैं रिक्वेस्ट, तो आपके पास पूरी कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स में 1/10 या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर 10 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है तो आपके पास 1 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो ऐसे लोगों की एप्लीकेशन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्हें मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ईजीएम। ठीक है, किस तरीके से बुलाएंगे? ये लोग क्या मेरे घर के बाहर आके डायरेक्टर से घर के बाहर नीचे आके चिल्लाएंगे भाई साहब मीटिंग रख लो, मीटिंग रख लो? नहीं, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा रिक्वेजिशन फॉर्म। सभी लोगों से जो चाहते हैं, 1/10 वाले जो अबव वाले लोग हैं, सभी से साइन कराइए। मैटर शुड बी कम्युनिकेटेड विद रीजन, विदाउट रीजन। इसका मतलब क्या है? ध्यान से आप ये बताएंगे कि भाई साहब मीटिंग जो है इस मुद्दे पे बुलानी है। अगर पूछा जाए आपसे कि क्यों बुलाना चाहते हो मीटिंग, तो डायरेक्टर्स नहीं पूछ सकते कि क्यों बुलाना चाहते हो तो मीटिंग। क्यों का क्या मतलब होता है? हमारी मर्जी, हम बुलाना चाहते तो रोक लोगे क्या? नहीं, आप बस ये बताइए मुद्दा क्या है। अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुद्दा ही बेकार लग रहा है तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मना कर सकते हैं? यस, फिर वो खुद बुला लेंगे। तो उन्होंने बताया हमें सिर्फ क्या बताना है? मैटर। ये एमसीक्यू का तीसरा पॉइंट, मैटर। क्या आपसे रिक्वेजिशनिस्ट से ईजीएम का मैटर पूछा जा सकता है? आंसर इज यस। लेकिन क्या रीजन पूछा जा सकता है? आंसर इज नो। कारण मत पूछना, बस बोल दिया कि चाहिए तो चाहिए, मुद्दा पूछ लो किस टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे ने घर से पैसे मांगे हैं, घर से पैसे मांगे बर्थडे के लिए कि मुझे 5,000 रुपए दे दो, तो बच्चे से पूछा जाएगा किस लिए मांगे हैं? वो कहेगा बर्थडे के लिए। क्या करोगे? वो कह रहा है इससे मत पूछो, मैंने तुम्हें मुद्दा बता दिया है। क्या है? 5,000 का क्या करोगे? तुम्हारा राइट नहीं है, मैं कुछ भी करूं। तो मैटर का मतलब है किस चीज के लिए मीटिंग बुलाना चाहते हो, और रीजन का मतलब है उसमें क्या क्या करोगे। तो वो क्यों बताएं हम? हमारी मर्जी, मुद्दा बता दिया आपको, बस मीटिंग शुरू करो। ये है मैनर। नेक्स्ट आया नोटिस। नोटिस देना पड़ेगा, इसके लिए अलग से सेक्शन है 101, तो नोटिस पे वहां पे चर्चा करेंगे। आपको 21 डेज क्लियर नोटिस देना पड़ेगा। अब इसकी कुछ टाइम लिमिट है जब तक मीटिंग हो जानी चाहिए। तो ये एक चार्ट है जिससे आप जल्दी से समझ जाएंगे कि कैसे कैसे मीटिंग होती है। पहली बात तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ठीक लगेगा तो मेंबर्स को नोटिस देंगे। कितने दिन का? 21 दिन का। 21 दिन तक इंतजार करो। किससे बोल रहे हैं हम? एप्लीकेंट्स।
अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारी एप्लीकेशन के 21 दिन के अंदर अंदर अगर मान लीजिए वो कर देते तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो इस डेट से 45 दिन काउंट कर लेना, इस डेट से 45 दिन काउंट कर लेना और फिर 3 महीने काउंट कर लेना। इसका मतलब क्या है देखिए, 21 डेज क्लियर नोटिस किसको देना है? डायरेक्टर्स को देना है। किसको देंगे? जिन जिन लोग एलिजिबल है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे किन किन लोगों को मीटिंग मिल जाए, किन किन लोगों को मिल जाना चाहिए। 45 डेज की क्या है? 45 डेज की टाइम लिमिट है आपके पास क्या देने के लिए? रिक्वेजिशनस एप्लीकेशन देने के लिए, जो कि साइंड होनी चाहिए सभी से। अगर वो 45 डेज के अंदर भी नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे? तो भाई साहब अब आप मीटिंग खुद बुला। आई होप पॉइंट क्लियर है। तुम चाहते थे, तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास देखो दूसरे चार्ट से समझो। मान लीजिए ये रिक्वेजिशनिस्ट है, इन्होंने जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोला कि भाई साहब मीटिंग रख लो, बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, नोटिस देना पड़ेगा 21 दिन का इसके लिए। तो वो कह रहे हैं ठीक है। 21 दिन का नोटिस का मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरे घर आए और तुमने बोल दिया और मैं मीटिंग रख दूं, आंसर इज नो। तो इंतजार कब तक करोगे? उन्होंने कहा 45 दिन का इंतजार करना। तुमने मुझे बता दिया तो 45 दिन का इंतजार करना कि मैं मीटिंग कर लूंगा, और अगर 45 दिन के इंतजार के बाद ना नोटिस आया ना मीटिंग हुई तो क्या करें? तो इस दिन से 3 महीने के अंदर तुम खुद करा दो। बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी में भी आपसे पूछा जाता है। क्योंकि चाहे तो किसके पास जाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। क्या बोलेंगे? भाई साहब मीटिंग करा दो। आपसे पूछा जाए कि मीटिंग कराने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कितना टाइम है, तो आप बोलेंगे 45 डेज। और नोटिस कितने दिन का होना चाहिए? 21 दिन का। तो मैं यहाँ से 21 दिन हटा दूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। नोटिस हटा दीजिए बस। रिक्वेजिशनिस्ट गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, कितने दिन का टाइम मिला? 45 दिन का टाइम मिला कि भाई साहब मीटिंग कर दो। 45 दिन तक इंतजार करेंगे, ना तो नोटिस आया ना मीटिंग हुई तो क्या कर देंगे? अगले 45 दिन यानी कि ओवरऑल 3 महीने के अंदर जो रिक्वेजिशनिस्ट है ये खुद ही मीटिंग कर ले। आई होप पॉइंट क्लियर। ठीक। कहाँ कर सकते हैं मीटिंग? भाई साहब कहीं भी करिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपलसरी नहीं है, किसी सिटी टाउन विलेज किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आगे क्या टाइम लिमिट है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो क्या रात को बुला रहे हैं? आंसर इसमें काम करने का तरीका होता है, तो 9 से 6 ये चलेगा। डिफॉल्ट होगा, क्या करेगा? तो डिफॉल्ट में ट्रिब्यूनल जो है वो कॉल कर देगी, या तो एप्लीकेशन खुद करा देंगे। सेक्शन कौन सा है इसका? 98। आगे, if company fails within 45 days within 3 months from date of requisition expenses will be borne by company। इसका मतलब क्या है? जो रिक्वेजिशनिस्ट ने अगर मीटिंग बुला दी तो क्या वो उनका काम था मीटिंग बुलाने का, नोटिस बनाने का, ये सारी चीजें? आंसर जो भी खर्चा हो बाद में कंपनी से ले लेंगे। आगे नोटिस की बात हो गई है। फिर आगे हम नोटिस को ही क्लियर डेज में पढ़ लेते हैं कि नोटिस होता क्या है। तो पहली चीज, कौन देगा नोटिस? अगर कंपनी के चपरासी ने नोटिस दिया था तो क्या वैलिड माना जाएगा? आंसर इज नो। तो कौन लोग है? तो जो कंपनी को हमने दिए थे कंपनी चलाने के लिए। तो पहली चीज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नोटिस दोगे सभी व्यक्तियों को कि जब ऐसा मीटिंग होने वाली है, सभी तक पहुंच जाए ये बात की मीटिंग होने वाली है। चाहे कबूतर भेजो या कुछ भी भेजो, लेकिन लोगों तक पहुंच जाए। लोगों का मतलब मेंबर्स तक पहुंच जाए। अच्छा, क्या ये सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ नोटिस देने के लिए ही बने हैं कंपनी के अंदर, या और भी जरूरी काम है? आंसर ये और भी जरूरी काम है। तो ये अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं दो लोगों को, सीएस और मैनेजर्स को। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर्स मतलब मैनेजर्स। क्या किसी और लोगों को भी कर सकते हैं? आंसर इज यस, उनकी मर्जी है, बस उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब पहला मौका किसको दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि तुम भाई साहब नोटिस दोगे, तुम्हारे द्वारा दिया गया नोटिस ही वैलिड नोटिस होगा, बस बात खत्म। अच्छा, अगर मैं ये पावर डेलीगेट करना चाहूं, मैं मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्या कर सकता हूँ? आंसर इज पावर डेलीगेट कर सकते हैं किन लोगों को? या तो कंपनी सेक्रेटरी को, या मैनेजर्स को, या जिन लोगों को आप चाहते हैं उनको। अच्छा, एक सिनेरियो सुनिए फिर। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। एक बच्चा है, उसके यहाँ पर शॉप है। दो केस है, जरा ध्यान से सुनना। पहले केस में बच्चे के जो पिताजी हैं वो अथॉरिटी देते हैं, उसके बाद ये बच्चा जाता है शॉप से कुछ भी खरीद के लाता है, तो एलिजिबल कौन है वो देने के लिए? उसके पिताजी, मतलब ये फादर। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में वो ये कहेंगे कि भाई साहब बच्चा है, अपने आप चला गया दुकान पे और सामान ले आया, तो क्या तुम एलिजिबल हो? क्या फादर ने परमिशन दी थी? आंसर इज नो, फादर ने परमिशन नहीं दी थी, फिर भी वो जाके ले आया, तो बताओ शॉप वाले को उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो डिपेंड करता है अब आप फादर के ऊपर। अगर फादर चाहे तो वो कह सकता है कि हाँ कोई बात नहीं, परमिशन नहीं भी देती, लेकिन बेटा तो मेरा ही है और बेटी तो मेरी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसे मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए बच्चा अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चा नालायक है तुम्हारी तरह, तो क्या करेंगे? फादर मना कर देंगे। फादर के हाँ करने का जो पॉइंट होता है इसे बोलेंगे रेटिफिकेशन। अगर विदाउट परमिशन, विदाउट अथॉरिटी, किसी मैनेजर या किसी भी कंपनी सेक्रेटरी ने, एक ही होता है वैसे तो कंपनी का, अगर आपको नोटिस मिल गया है उससे और मीटिंग हो गई है,
और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये मीटिंग वैलिड तरीके से नहीं हुई क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। बाद में कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसको ऑथराइज कर दे, कंपनी इसको वैलिडेट कर दे या रेटिफाई कर दे, तो भी इस मीटिंग को वैलिडली होल्ड माना जाएगा। इसके ऊपर केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है कि जो अथॉरिटी में नहीं था और जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी उसने नोटिस दिया, तो क्या कंपनी के जो भी मैटर्स उसमें कंक्लूजन्स निकले हैं क्या उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा? आंसर इज यस, अनटिल एंड अनलेस जो कंपनी के जो मेंबर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर उनको रेटिफाई कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीटिंग विल स्टिल बी वैलिड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस के अंदर। इफ नोटिस नॉट गिवन विदाउट अथॉरिटी कैन बी रेटिफाइड लेटर, और जो मीटिंग होगी उसके अंदर वैलिड रहेगी। मीटिंग अगर वो रेटिफाई ना करे तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी, अगर वो रेटिफाई कर देंगे तो मीटिंग विल बी वैलिड। आई होप पॉइंट क्लियर है। फिर आए कुछ थ्योरी के क्वेश्चन। किस किस को, पहली चीज तो कौन देगा, तो दो लोग क्लियर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारा काम है, तुम नहीं कर सकते तो डेलीगेट कर दो, बिना डेलीगेट किए कोई कर रहा है तो रेटिफाई कर दो। टू होम, कितने लोगों को दे, तो भाई तो चार तरह की कैटेगरी है हमारी। पहली कैटेगरी मेंबर्स को ही दिया जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो क्या उसको दे के आऊं? आंसर इज नो, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी को दे दो, ठीक है। अगर कोई मरा नहीं है लेकिन इंसॉल्वेंट हो गया है, तो लॉ की नजर में वो मरा हुआ ही है क्योंकि वो क्या है, इंसॉल्वेंट। तो जो उसका मुद्दा देख रहा है, मतलब ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है, जो उसके मैटर्स देख रहा है, असेट्स लायबिलिटीज के रियलाइजेशन कर रहा है, उसको आप देंगे। और लास्ट में आपकी कंपनी के ऑडिट एंड डायरेक्टर्स। तो कितने लोग हुए अगर आप इसे शॉर्ट में याद करना चाहें तो पहले तो कंपनी के लोगों को पकड़ो और फिर अदर्स को पकड़ो। कंपनी के लोग कितने हैं? कंपनी में मेंबर्स है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी डायरेक्टर्स है, और कंपनी में ऑडिटर्स है, एमडीए। एमडीएच होना चाहिए था लेकिन एमडीए। कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के ऑडिटर्स। अच्छा, बाहर वाले लोगों को कितने? तो सब दो ही केस हो सकते हैं, या तो जो व्यक्ति है वो नहीं रहा, या फिर लॉ की नजरों में नहीं रहा। नहीं रहा का मतलब क्या है? डिसीज्ड बोलते हैं हम लॉ में, उसमें डिसीज है। तो डिसीज के केस में किसको देंगे? या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या फिर नॉमिनी को, जो वो नाम लिख के गया था पहले कि भाई साहब मेरे बाद इसको दे देना। लॉ के अंदर अगर हो गया है तो ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर, ये कोर्ट अपॉइंट करता है, ये उसके मैटर्स देखते हैं। आई होप पॉइंट क्लियर है। थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है, हु इज रिक्वायर्ड, या फिर एमसीक्यू 2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है इसमें से। आगे टाइम लिमिट क्या है, ये है इंपॉर्टेंट चीज। 21 डेज क्लियर नोटिस का क्या मतलब है? इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस बने हैं। तो 21 डेज क्लियर नोटिस का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग में यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसका मतलब आपको डेट ऑफ पोस्टिंग, मतलब जिस दिन आप पोस्ट कर रहे थे नोटिस को, वो डेट आप नहीं लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, डेट ऑफ मीटिंग भी आप नहीं लेंगे। इन दोनों डेट्स को हटा दीजिए, उसके बाद 21 दिन काउंट करिए। इसका मतलब सुनना जरा ध्यान से, मैंने कहा मैंने 1 तारीख को नोटिस दिया, या मान लीजिए 21 डेज का मतलब क्या है? मैं अगर मान लीजिए 25 को मीटिंग रखना चाहता हूं, तो मुझे कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? तो पहली चीज तो 25 हटा दो, 25 काउंट मत करिए उसमें। तो इसमें से 21 दिन माइनस कर दीजिए। 21 दिन माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 तारीख। अब 4 तारीख में 21 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 25। तो इसका मतलब 4 तो काउंट नहीं कर सकते आप, फिर क्या करोगे? 3। तो 3 से 25 तक जाना है, तो कितने दिन हो गए हैं? तो 22 दिन हो गए। इसका मतलब ये वाला दिन आपने काउंट नहीं किया है। तो अब 3 तारीख ठीक है, लेकिन जिस दिन नोटिस डालोगे वो दिन नहीं है, तो कितना बचा? 2। अब बीच में गैप देखिए, अब बीच में कितना गैप लगेगा आपको? सुनने में लगेगा 23 दिन, लेकिन इसमें से 3 तारीख हटानी है आपको और 25 तारीख हटानी है आपको। अगर 3 के बाद में जाऊं तो 4, 5, 6 ऐसे काउंट करना है आपको। दिन जितने भी आएंगे उसमें से ना तो पोस्टिंग वाला डेट होना चाहिए, ना मीटिंग वाला डेट होना चाहिए। और हाँ, इसमें 2 दिन और हटा देना। कब? जब ये आप कैसे कर रहे हो? थ्रू पोस्ट। पोस्ट के थ्रू कर रहे होगे तो 48 आवर्स ट्रांसमिशन के हटा देना। तो जनरल रूल क्या है 21 दिन क्लियर डेज नोटिस का? अगर आपको ये लिखना आ जाए तो आप बोलेंगे क्लियर डेज 21 डेज क्लियर नोटिस मींस date of posting the letter of notice and date of meeting will be excluded या shall be excluded from counting of 21 days, and if the letter is notice is sent by post then 48 hours must be added in transmission। तो इसका मतलब टोटल कितने दिन हो गए? टोटल उसे बताना ही नहीं है, आपको बताना है डेट ऑफ मीटिंग वाला और ये वाला और 48 आवर्स इन ट्रांसमिशन, बस। आपको डेज नहीं बताने हैं इसके अंदर। 21 डेज क्लियर नोटिस का मतलब ये है। अच्छा, अगर 21 डेज से कम का दे तो क्या चल जाएगा? आंसर इज यस, चल तो जाएगा ही। 40 डेज क्लियर नोटिस है, लेकिन किसके लिए? एनपीओ मतलब सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। अच्छा, अगर मैं इन नॉर्मल कंपनीज पे शॉर्टर नोटिस दूं तो क्या तब भी चल जाएगा? आंसर इज तब भी चल जाएगा, लेकिन 95% लोग बोल देंगे कि आपको जल्दी बताया गया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर एजीएम हुई थी तो 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ईजीएम हुई थी तो वो जो मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी में भी होने चाहिए और 95% पेड अप शेयर कैपिटल भी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में डाउट आना चाहिए, कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि एक व्यक्ति है, उसके पास 96% शेयर होल्डिंग है,
अगर वो एग्री कर जाए वोटिंग, यहाँ तो ऊपर वाला तो एंटाइटल टू वोट है, अगर एक व्यक्ति के पास 96% शेयर होल्डिंग है, क्या उसके कह देने से ईजीएम जो है वो मान ली जाएगी कि शॉर्टर नोटिस वैलिड है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब जो मेंबर्स हैं वो भी काउंटिंग में, नंबर्स में मेजोरिटी में होनी चाहिए। इसका मतलब अगर 1000 मेंबर्स हैं तो 500 से ज्यादा लोगों ने ये बोला, प्लस उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल भी होनी चाहिए, मतलब संख्या में भी ज्यादा और उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल भी 95% से ज्यादा। तो ज्यादा जो स्ट्रिक्टेस्ट लगाई गई है वो ईजीएम के केस में लगाई गई है। आप आई होप पॉइंट क्लियर है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 101। चार चीजें हैं, बाय होम मतलब कौन देगा, नोटिस किसको मिलेगा, नोटिस टाइम लिमिट क्या है, और क्या अगर टाइम लिमिट घटा के भी दे दें तो क्या दिक्कत नहीं है? तो कौन देगा? दो लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दो डेलीगेट कर देंगे कंपनी सेक्रेटरी या मैनेजर को, अपनी मर्जी से बुलाते हैं तो बाद में रेटिफिकेशन। चार लोग टू होम, कितना? पहले कंपनी वाली लिस्ट बना लो, फिर अदर वाली लिस्ट बना लो। कंपनी में किसको देंगे भाई साहब? मेंबर्स को देंगे, डायरेक्टर्स को देंगे, ऑडिटर्स को देंगे, और किसको देंगे? बाहर वाले लोगों में जो मर गए हैं और जो कानून की नजरों में मर गए हैं। जो सच में मर गए हैं उसे डिसीज बोलते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी। जो कानून की नजरों में मर गए मतलब कौन? मतलब इंसॉल्वेंट। तो उसमें किसको देखेंगे? ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर को। टाइम लिमिट क्या है? 21 डेज क्लियर नोटिस। एक्सेप्शन क्या है? 14 डेज किसी केस में, एनपीओ के केस में। क्या शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन 95% लोग जो वोटिंग पावर है जिनके पास, उससे ज्यादा लोग क्या होने चाहिए? इसके लिए कंसेंट मिलनी चाहिए, उसकी कंसेंट आफ्टर भी ली जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एजीएम के केस में। लेकिन अगर ईजीएम का केस है तो मतलब वो मेजोरिटी इन मेंबर्स भी होनी चाहिए, मेजोरिटी इन नंबर्स भी होने चाहिए, प्लस 95% भी होना चाहिए। तो ये हो गया आपका शॉर्टर नोटिस वाला। आई होप पॉइंट क्लियर है। ये तो सेक्शन नंबर 101। फिर आए हम, आना तो चाहिए सेक्शन नंबर 102 में, कौन सा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और ऑर्डिनरी बिजनेस। ये आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है। दादाजी के बिजनेस, दादाजी का बिजनेस क्या होता है? डिविडेंड से रिलेटेड कुछ काम करना है आपको, फाइनेंशियल अकाउंट्स को आपको अडॉप्ट करना है, इंटरिम डिविडेंड का, अकाउंट्स को अपॉइंट करने का, ऑडिटर को अपॉइंट करने का, या री अपॉइंट करने का, या रिटायर करने का, या डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट। तो दादाजी वाले बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस मतलब दादाजी वाले बिजनेस को हटा दी। तो चार बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस में आते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन आया वो किसका है? आपका कोरम का। कोरम क्या होता है जरा सुनो। कोरम का मतलब क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ वैलिड जनरल मीटिंग। इसका मतलब क्या है कि आपने सभी लोगों को न्योता भेजा, कंपनी में 5 लाख लोग हैं, खाली सिर्फ 5 लोग ही थे, तो 5 लोगों से मीटिंग कर दे, क्या? आंसर इज नो। तो उन्होंने कहा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हम बताएंगे। छोटी कंपनी होगी तो कम मेंबर कम से कम चाहिए, ज्यादा कंपनी होगी तो उससे ज्यादा मेंबर्स चाहिए। तो टाइम लिमिट क्या है? ये मेंबर्स के ऊपर बेस्ड है। अगर पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी, दोनों के लिए अलग रूल्स है। प्राइवेट कंपनी तो जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कंपनी स्टार्ट हो सकती है उसी से मीटिंग भी स्टार्ट हो सकती है, ऐसे याद रखना है। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितने लोग चाहिए? दो। तो प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ही जब दो लोग चाहिए, तो मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए उससे ज्यादा लोग कहां से हो सकते हैं? तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई साहब दो लोग ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर है पब्लिक कंपनी। तो देखें पब्लिक कंपनी छोटी है या बड़ी है। अगर आपके मेंबर 1000 तक है तो हमें कम से कम कितने लोग चाहिए? 5 लोग। अगर आपके मेंबर 1000 से 5000 के बीच में, तो हमें कितने लोग चाहिए? 15 लोग। 15 लोग किस लिए? मीटिंग को वैलिडली स्टार्ट करने के लिए। अब 5000 अगर आपके पास मेंबर है तो 10। तो लिमिट क्या है? 1000, 5000, 1000, 5000, और फिर अबव 5000। 1000 से अप टू 1000, 1000 से 5000, और 5000 से ज्यादा, मतलब 1000 एक यहाँ पर आएगा, 1000 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 5000 यहाँ पर आएगा, 5000 एक यहाँ पर आएगा। ये डिलिमिट ध्यान रखना, एग्जैक्ट 5000 आ जाए तो सेकंड वाले केस में आएगा। फिर ये कितने लोग हैं? 5, 15 और 30। और दो किसका था? प्राइवेट कंपनी, उसमें मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। थ्योरी में भी आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकती है, एमसीक्यू भी आ सकता है आपका। पीपी का मतलब क्या है? पीपी का मतलब पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। भाई साहब ये लोग प्रॉक्सी काउंट नहीं होगी। प्रॉक्सी के बारे में आपको पता होगा कि ये रिवीजन वाले लेक्चर है, रिवीजन में पूरी चीज नहीं बताई। प्रॉक्सी मतलब हम खुद ना आए, किसी और को भेज दे, अपने दोस्त को भेज दूं तो क्या चल जाएगा? आंसर इज नो। भाई साहब खुद आना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, पर्सनली प्रेजेंट की एक एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जिनका आना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कितने बड़े लोग हैं? मोदी, अमित शाह, केजरीवाल, ऐसे ऐसे नहीं। वो कहेंगे हम बताएंगे। अगर वो हमारे देश के कौन है? प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आएंगे? आंसर इज नो। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर किसी कंपनी के अगर मेंबर है तो भाई साहब खुद आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो भाई साहब पकड़ के लाओ, यहीं पे आना पड़ेगा। अच्छा, जैसे पूरे कंट्री का प्रेसिडेंट है वैसे ही स्टेट के क्या होते हैं? गवर्नर। तो अगर गवर्नर को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद नहीं आए, किसी को भेज दे तो चल जाएगा। आंसर इज यस। थर्ड, जो आपकी होती है कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट जिसे बोलते हैं, क्या कंपनी खुद चल के आएगी भाई साहब मीटिंग में? आंसर इज नो। कंपनी खुद को चल के नहीं आ सकती, तो वो किसको भेजेगी? अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी। कंपनी जिसको भी इसने ऑथराइज कर रखा होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज जिसको कर रखा होगा। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो खुद भी नहीं आएंगे, पर्सनली प्रेजेंट नहीं भी होंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट में आपको पता होना चाहिए कि पर्सनली प्रेजेंट में काउंट होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा, बट ये लोग काउंट होंगे पर्सनली प्रेजेंट में। इसका मतलब क्या है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी और 3 लोग मेंबर है तो क्या चल जाएगा? आंसर इज यस। हालांकि ये होंगे नहीं। काउंटिंग ऑफ कोरम, कोरम में किसको काउंट करेंगे? तो भाई साहब कोरम में काउंट करेंगे सिर्फ पर्सनली प्रेजेंट लोग को।
कौन कौन पर्सनली प्रेजेंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इन ये अगर लोग अपनी जगह किसी और को भी भेजते हैं, प्रॉक्सी को भेजते हैं, तब भी काउंट कर लेंगे। अच्छा, अगर कोरम जो है, कोरम का मतलब कितनी देर तक इंतजार करें, मीटिंग शुरू होने से पहले क्या टाइम पे आ जाते हैं सब? आंसर इज नो, ये इंडिया है। तो अगर मान लीजिए आपकी मीटिंग 10 बजे शुरू होनी चाहिए थी, सर आपने 9 बजे लिखा था बिजनेस आवर्स, 9 बजे का मतलब है 9 बजे से पहले शुरू नहीं कर सकते, 9 बजे के बाद तो शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी बिजनेस मीटिंग जो है वो 10 बजे स्टार्ट होनी थी, तो क्या आप 10 बजे स्टार्ट कर दें? आंसर इज नो। या बच्चे क्लास के लिए नहीं आ पाते 10 बजे, तो मीटिंग के लिए कहां से जाएंगे मेंबर्स? तो 10:30 तक इंतजार करो। अगर वो लोग नहीं मिलते हैं, पर्सनली प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो क्या होगा? तो देखना पड़ेगा मीटिंग कौन सी थी। तो पहली चीज तो कोरम का जो वेट है आपका कब तक करोगे? मीटिंग स्टार्ट होने के आधे घंटे तक आप वेट करेंगे कि कोरम प्रेजेंट हो जाए। ना हो तो उसके प्रोविजंस अलग हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए मीटिंग जो है उन लोगों ने बुलाई थी जो ये कहते हैं हाँ यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए था, और फिर खुद ही मीटिंग में नहीं आए। ये ऐसे ही होगी, कुछ बच्चों ने बोला था सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख लेना, और वही बच्चे नहीं आए। तो ऐसी अगर रिक्वेजिशन की मीटिंग थी तो वो कैंसिल हो जाएगा, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, अब मीटिंग नहीं करेंगे हम। लेकिन अगर ये मीटिंग किसकी है, अगर ये मीटिंग अदर है, इसके अलावा कोई मीटिंग है, तो उसे एडजॉर्न बोल देंगे। एडजॉर्न का मतलब पोस्टपोन्ड हो गई है। अब कब होगी? तो या तो कंपनी बता दे, 3 दिन का नोटिस देते, अगर कंपनी नहीं बताती है तो सेम। इसका मतलब अगर इसको आप चेंज कराना चाहते हैं किसी और जगह टाइम, उस पर सेम, मतलब नेक्स्ट वीक होती है, नेक्स्ट वीक विद इन सेम डेट, डे, टाइम, प्लेस, सिटी, टाउन, सारी चीजें सेम होती है। अगर कुछ ना बोले तो चुपचाप अगले हफ्ते में सेम बार में आ जाना। चेंज करना चाहते हो तो 3 डेज का नोटिस देना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, अगर एडजॉन मीटिंग में भी लोग नहीं आए तो नालायक ही रहेंगे, वो सुधरेंगे थोड़ी ना। तो अगर एडजॉन मीटिंग में, मीटिंग एडजॉर्न थी, कोरम प्रेजेंट ना हो, कोरम नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा? तो जितने भी नंबर प्रेजेंट होंगे उसी को कोरम मान लेंगे और मीटिंग को वैलिडली स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जहां पर 15 लोगों की जरूरत थी, 15 लोग नहीं आए, 5 ही लोग आ पाए हैं, उसमें भी एडजॉर्न मीटिंग में उसे वैलिड मान लेंगे और आगे जो है वैलिड कोरम होगा, वो 5 ही रहे। मतलब कंपनी कौन सी? कंपनी ऐसी जो 1,000 से 5,000 के बीच में मेंबर्स थे। होने कितने चाहिए थे? 15, आए कितने? 5। अगर ओरिजिनल मीटिंग थी तो एडजॉर्न हो जाती, एडजॉर्न मीटिंग है तो क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी वैलिडली। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना केस स्टडी में कि एडजॉर्न मीटिंग के अंदर कोरम नहीं आया है या ओरिजिनल मीटिंग के अंदर कोरम नहीं आया है। अगर ये रिक्वेजिशंस की मीटिंग थी तो भाई साहब आप घर जाइए, अब दोबारा नहीं होगी, ना एडजॉर्न होगी, अब दोबारा मत बोलना तुम एक्स्ट्रा क्लास के लिए। ये हो गई आपकी कोरम। अगर नहीं आया तो टाइम लिमिट 30 मिनट का है, इंतजार करना है, और नहीं आया तो यह इसके कंसिक्वेंसेज। ये था आपका सेक्शन 103। तो कौन कौन से सेक्शन हमने कवर कर लिए हैं? 96 एजीएम, 97 पावर, 100 ईजीएम, ये 98 पावर। नोटिस हमने देख लिया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस मैंने आपको बता दिया, कोरम हमने खत्म कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केस स्टडी आएगी आपकी। अब आगे हमारे छोटू मोटू से सेक्शन, चेयरमैन, प्रॉक्सी, वोटिंग राइट्स, आदि चीजें आपको पता है इसमें से, तो फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, प्रॉक्सी का मतलब क्या? क्या मैं अपनी जगह किसी और को भेज सकता हूँ? आंसर इज यस। कौन भेज सकता है? जो मीटिंग में जाने के काबिल था। तो कौन काबिल था मीटिंग में जाने के? एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। सिंपल, किसी और पर्सन को भेज सकते हैं। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी क्या कहती है और ओरिजिनल लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि भाई साहब मैं जिसको भेजूं, क्या वो जरूरी है इसी कंपनी का हो? आंसर इसमें इसी कंपनी का होना जरूरी नहीं, कहीं से भी भेज सकते हो। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है, एनपीओ कंपनी है, तो अपनी जगह जिसको तुम प्रॉक्सी बनाओगे वो इसी कंपनी का मेंबर होना चाहिए। ये कंपल्सन है। ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एमसीक्यू अंदर से बनाए जाते हैं तो इसमें घुमा दिया जाता है। तो ओरिजिनल कंपनी के इसमें क्या करोगे आप कि सभी मेंबर एंटाइटल्ड है प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के लिए। प्रॉक्सी किसको अपॉइंट करेंगे? क्या वो इसी कंपनी का होना जरूरी है? आंसर इज नो, एनी अदर मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी में इसकी एक्सेप्शन है, आप प्रॉक्सी उसी को बनाएंगे जो आपका मेंबर है, बात खत्म। प्रॉक्सी क्या कर सकता है? प्रॉक्सी बोल नहीं सकता बेचारा, तो क्या गूंगी तरह बैठा रहेगा? आंसर इज नो, मुद्दों पे नहीं बोल सकता है, बस वोट कर सकता है वो शो ऑफ हैंड्स में, क्योंकि वो क्या है? प्रॉक्सी। इसके अलावा किसी भी मोड ऑफ वोटिंग में वोट कर सकता है? नो, नॉट बी काउंटेड फॉर क्रॉम। तुम पहले ही प्रॉक्सी थे तो क्या तुम्हें पर्सनली प्रेजेंट में काउंट करेंगे? नहीं। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम उन 3 लोगों के क्या हो, प्रॉक्सी हो, तो तुम काउंट होगे। इसकी भी एक्सेप्शन। कौन से 3 लोग? देश के प्रेसिडेंट, स्टेट के गवर्नर और कंपनी। उन 3 लोगों में प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर एंड बॉडी कॉर्पोरेट, तो फिर काउंट होंगे, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या कर सकता है फिर वो? अगर अगर मान लीजिए नाउ मीटिंग में बोलेगा कैन नॉट, शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता। सॉरी, कैन नॉट वाली लिस्ट में शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता, मतलब तुम कुछ कर ही नहीं सकते भाई साहब, तुम तमाशा देखने गए।
अच्छा, तो क्या वोटिंग बाय पोल में कर सकते हैं? आंसर है जिस वहां पे कर सकते हो। तो हाथ उठाओगे तो इसका मतलब हमने बोला था करमवीर तुम हाथ उठाओ, तुम हमारी कंपनी के मेंबर हो, और मान लीजिए वो करमवीर नहीं धर्मवीर था, तो क्या हाथ उठा सकता है? आंसर इज नो। कि नाम किसका लिया गया था? करमवीर का। तो इसे बोलते हैं शो ऑफ हैंड्स में तुम वोट नहीं कर सकते। नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम का मतलब ये आपको समझ में आ गया। क्या कर सकता है फिर? वो बोलेगा भाई साहब शो ऑफ हैंड्स जब होता है ना, अगर आप उसके रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड हो तो आप बोलोगे भाई साहब पोल पोल डिमांड कर दो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन से कोई वोटिंग करा लो, कहीं पे कोई अंगूठा लगवा लो, कोई बटन दबवा लो, वो हम कर सकते हैं। अच्छा, वोट बाय पोल भी कर सकते हो, जब तुम डिमांड कर सकते हो तो वोट भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये कैन नॉट एंड कैन वाले प्रोविजन है किसके लिए? प्रॉक्सी के लिए। जनरल सी चीजें, क्या प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है? ये सारे कंपनी के अंदर प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए राइट होता है, कोई भी मेंबर कर सकता है, किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी में बोला गया भाई साहब जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे वो इसी कंपनी का होना चाहिए। क्या नहीं कर सकता? बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकता का मतलब सब प्यास लगेगी तो 1 नंबर 2 नंबर होगा, तो क्या बोल नहीं सकता? आंसर यस, बोल सकता है। मुद्दों पे नहीं बोल सकता, शो ऑफ हैंड नहीं कर सकता, करमवीर धर्मवीर याद रखना, काउंट नहीं होगा कोरम में। क्या कर सकता है फिर? बैठ के तमाशा देखेगा? नहीं, पोल डिमांड करेगा। पोल का मतलब क्या लटक जाएगा? नहीं, पोल का मतलब जो बायोमेट्रिक होती है, जिस पर अटेंडेंस होती है, उस पर बटन प्रेस करके वो वोट कर सकता है। वोट भी कर सकता है, डिमांड भी कर सकता है। हु कैन बी अपॉइंटेड? तो पर्सन आइदर मेंबर और नॉट। सेक्शन 8 कंपनी में क्या है? ओनली मेंबर कैन एक्ट एज प्रॉक्सी हो सकता है। एक व्यक्ति कितने की प्रॉक्सी बन सकता है ये बताओ जरा। क्या एक व्यक्ति, मान लीजिए मैंने कहा मैंने धर्मवीर को भेजा था, तो क्या धर्मवीर को सिर्फ करमवीर भेज सकता है या और भी लोग भेज सकते हैं? आंसर इज और भी लोग भेज सकते हैं। कितने लोग भेज सकते हैं? 50 लोगों की जगह वो कंपनी में प्रेजेंट हो सकता है। मतलब 50 लोगों के तुम क्या बन सकते हो? 50 लोगों के एक व्यक्ति 50 लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है एज प्रॉक्सी। लेकिन हमने कहा कि भाई साहब अगर ये मेजर मेजर कंपनी में 5 लाख मेंबर, इन्हीं 50 के पास सारी शेयर होल्डिंग थी, तो तुम तो फिर पूरी कंपनी के भी पे बैठ गए। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अगर आपके पास 10% ऑफ टोटल वोटिंग राइट से ज्यादा या पेड अप से ज्यादा है तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा एक 50 नंबर्स में नहीं होना चाहिए, 50 से ज्यादा, और 10% ज्यादा नहीं होनी चाहिए तुम्हारे कैपिटल या वोटिंग राइट्स। आई होप पॉइंट क्लियर है। ये एंड है और नहीं। मतलब अगर मान लीजिए तुम्हारे पास ऐसे पांच लोगों के आपके पास क्या आ गए हैं, ऐसे 5 लोगों के आपके पास वोट प्रॉक्सी के लिए आ गए हैं, जिनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी के 60% को रिप्रेजेंट करती है, तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आप प्रॉक्सी नहीं बन सकते। आई होप पॉइंट क्लियर है। मान लीजिए आप 10 लोग, आपने 15 लोगों की प्रॉक्सी ले ली। 15 लोगों की प्रॉक्सी 9% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप जो 16वां व्यक्ति ले रहे हो उसके पास 3% शेयर और है, तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो क्या आप 16वें व्यक्ति को काउंट आप प्रॉक्सी बन सकते हो? नंबर्स के हिसाब से तो बन सकते हो, लेकिन अमाउंट के हिसाब से नहीं बन सकते। और ये एंड है, मतलब दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। सिंगल प्रॉक्सी वगैरह हो गया है, बात खत्म। फॉर्म क्या है प्रॉक्सी का? MGT 11। कब आपको प्रॉक्सी के लिए बता देना पड़ेगा कंपनी को? तो एक डायग्राम है, इससे आपको पता चल जाएगा सारी चीजें, जरा ध्यान से देखिए। एनी मेंबर प्रायर 3 days अप्लाई कर सकता है कंपनी के पास कि भाई साहब मुझे प्रॉक्सी चेक करनी है। अच्छा, तो फिर प्रॉक्सी देनी कब है? प्रॉक्सी आपको 48 घंटे पहले जमा कर देनी है। चेक कब कर सकते हो? 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब क्या है, जरा से ध्यान से समझना। ये मीटिंग के स्टार्ट की डेट है। अगर आपको ये चेक करना है कि किन किन लोगों ने प्रॉक्सी भरी थी, तो भाई साहब मीटिंग से 3 दिन पहले तुम्हें नोटिस देना कब पड़ेगा कंपनी को कि भाई साहब मुझे चेक करना है कितने लोग हैं। अच्छा, तो फिर फॉर्म कब भराएंगे? तो आपको फॉर्म, जो प्रॉक्सी फॉर्म है वो जमा कब करा दोगे कंपनी के पास? तुम जमा करा दोगे 48 आवर्स पहले, मतलब 2 दिन पहले। 2 दिन वर्ड यूज नहीं करोगे, 48 आवर्स यूज करोगे कंपनी के अंदर, ठीक है। 24 आवर्स का क्या मतलब है? ये 24 आवर्स किसके लिए? 24 आवर्स है आपके चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। 3 दिन पहले बताओगे और 1 दिन पहले हम चेक करा दें, मतलब इस टाइम पीरियड में आप चेक कर सकते हो, पहले ही लेके नहीं बैठ सकते। आई होप पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्ट क्या ड्यूरिंग द ईयर भी कर सकते हो, इंस्पेक्ट ड्यूरिंग द कंपनी भी कर सकते हैं, आंसर बोल तो सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स की लिमिट किसके लिए है देखिए। एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके पास कितने लोग आने वाले हैं। लेस देन 48 आवर्स क्या आप कर सकते हो? आंसर इज यस। लेस देन का मतलब क्या है? तुमने कहा नहीं भाई साहब 48 नहीं, 10 घंटे पहले भी लाओगे तो चल जाएगा, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। आप लोगों को एनरिच कर सकते हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तुम बोलोगे कि 48 आवर्स से कम में लाओगे तो क्या चल जाएगा? क्या आप बोल सकते हो आर्टिकल्स के अंदर, बोल सकते हो कि अगर आप 48 आवर्स से कम के अंदर लाओगे तो भी चल जाएगा? यस। मोर देन का मतलब क्या है? उन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप 48 आवर्स की जगह बोल रहे हो 70 घंटे पहले लाओ उसके बाद नहीं लेंगे, तो आप लॉ को और ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हो। उसको बोल रहे हो कि भाई साहब 70 घंटे बाद। इसका मतलब यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं क्या वो वैलिड है? आंसर इज यस। लेकिन क्या इससे यहाँ वाले लोगों को वैलिड कर सकते हो? आंसर इज। इसका मतलब क्या है? अगर बोला जाए आपसे कि कहीं फाइन, मान लीजिए बिजली का बिल पे करने की जो डेट है वो है 10th,
एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपनी कंपनी को बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपको 10th छोड़िए, डेज मतलब 10 दिन के डिले पे आप पे कर सकते हो, ऐसा है। तो उसने बोला है कि भाई साहब 15 दिन के डिले पे भी पे कर सकते हो। तो डेट वाली डेट अलग होती है, यहाँ पर टाइम वाली चीजें अलग होती हैं। अगर आप 48 घंटे को ज्यादा करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप 48 घंटे को कम करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो? कह इतने घंटे पहले आ जाना चाहिए, तो क्या आप कर सकते हैं? आंसर इज यस, तब कर सकते हैं आप। इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? कोई भी मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है। कब करेगा? 3 दिन पहले। नॉट लेस देन 24 आवर्स बिफोर मीटिंग टिल द कंप्लीशन ऑफ मीटिंग। इसका मतलब 24 घंटे पहले अगर तुम पहुंच गए, तुमने कहा भाई साहब मीटिंग स्टार्ट होने में भी कितने घंटे बाकी, उसने कहा 40 घंटे वगैरह इंस्पेक्शन के लिए वो ले आओ जरा फटाफट से प्रॉक्सी, नहीं देगा। स्टार्ट ही कब होगे? मीटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले स्टार्ट होंगे। कब खत्म होंगे? कभी भी चेक कर सकते हो, जब तक मीटिंग चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे पहले क्या तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो 24 घंटे पहले बिफोर मीटिंग? आंसर इज नो। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आए हम वोटिंग राइट्स। ये हो गया मीटिंग वाला खत्म। सेक्शन जो है इसका 106 है। वोटिंग राइट्स का मतलब हर एक व्यक्ति जो कंपनी का क्या है, मेंबर है, उसे वोटिंग के राइट्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तब राइट होंगे जब उनके मैटर्स उनसे रिलेटेड, मान लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करना था, तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स का होगा? आंसर इज यस। ठीक है। आपके वोटिंग राइट्स के आपसे कभी छीने जा सकते हैं? आंसर इज नो। भाई साहब ये आपको जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे राइट टू वोट है, जैसे यहाँ कंपनी में वोटिंग राइट्स है। लेकिन दो केस में, तुमने कंपनी के पैसे नहीं दिए और कंपनी तुम्हारे शेयर जो गिरवी रख रखे हैं, बात खत्म। पैसे पूरे तो तुम मेंबर, पैसे पूरे नहीं तो भाई साहब आपके राइट्स छीन लेगी कंपनी। अच्छा। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स कौन कर सकता है? शो ऑफ हैंड्स। तो पहली चीज, पहले इंस्टेंस में वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स ही होती है, जब तक पोल डिमांड ना कर दिया जाए। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में कितने वोट काउंट होंगे? जितने लोग उतने वोट। धर्मवीर, करमवीर, रामू, श्यामू, 4 लोग तो 4 वोट। अगर रामू ये बोले कि भाई साहब मेरे पास 90% शेयर होल्डिंग है और मेरे पास तो मेरे तो 9 वोट्स काउंट होंगे, क्या ऐसा होगा? आंसर 4 लोग मतलब 4 वोट। एक शेयर एक वोट, एक पर्सन एक वोट। ठीक है। वोटिंग बाय पोल। पोल का मतलब क्या होता है? जब वो बायोमेट्रिक दे देते हैं आपको, ये दबाओ वगैरह ये। तो हु कैन डिमांड पोल? तो चेयरमैन अपॉइंट होगा। अभी पढ़ेंगे, चेयरमैन मीटिंग शुरू होते ही आपका अपॉइंट हो जाना चाहिए। चेयरमैन को लगता है कि भाई सब शो ऑफ हैंड्स में मजा नहीं आया, तो क्या उसे लगता है, उसे बोलते हैं सुओ मोटो, क्या वो चाहता है तो पोल डिमांड कर सकता है? आंसर यस। इसका मतलब ये है कि पहले एक गेम खेला, उसमें मजा नहीं आया, तो क्या चेयरमैन चाहे तो दूसरा गेम खिलवा सकता है? आंसर इज यस। तो सुओ मोटो आप इसमें डिमांड पोल कर सकते हो। शो ऑफ हैंड्स पहला गेम, पोल दूसरा गेम। दूसरी चीज, मान लीजिए चेयरमैन को नहीं लग रहा, वो कह रहा है एक गेम है बहुत है, आप काम की बात करो, तो दूसरे जो लोग हैं क्या वो भी कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो कि एक व्यक्ति उठ के चला जाए क्या? एक व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। जहां पर अमेंडमेंट हुई है तो ध्यान रखना है आपको। 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर जिसके पास होगा वो डिमांड कर सकते हैं कि नहीं भाई साहब मजा नहीं आया, मतलब 10% जिनके पास वोटिंग पावर से ज्यादा है, कम से कम इतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो बोलेंगे आपसे कि भाई साहब ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम चाहते हैं कि पहले गेम में मजा नहीं आया तो दूसरा गेम खिलवाओ। दूसरे गेम का नाम क्या है? दूसरे गेम का नाम है आपको क्या? वोटिंग बाय पोल। दूसरा, या फिर उसके पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए? 5 लाख। तो पहले सिर्फ 1/10 वाला प्रोविजन था, यहाँ पर अमाउंट कम थी, अब उन्होंने 5 लाख वाला प्रोविजन यहाँ पर ला दिया। उन्होंने कहा अगर तुम 1/10 की भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम अमीर व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति मतलब तुम्हारे पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है कंपनी की, तो अगर तुम्हारे पास अकेले व्यक्ति हो और तुम्हारे पास 5 लाख से ज्यादा है पैसे पेड अप शेयर कैपिटल, तो तुम बोल दोगे तो तुम्हारे अकेले के बोल देने से दूसरा गेम खिलवा देंगे, मतलब पोल करवा देंगे। अगर के केस में क्या है? वोटिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अदर प्रोविजंस क्या है इसके? टाइम लिमिट क्या है? तो विद इन 48 आवर्स ऑफ डिमांड आपकी जो है जो आपका पोल है वो कंडक्ट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक्सेप्ट अगर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को लेके, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कैसे हुई होगी, बोलेंगे भाई साहब बताओ कौन इसको आप अपना चेयरमैन बनाना चाहते हो, तो सब हाथ खड़े करेंगे इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए वोट डालने के लिए। अगर मान लीजिए इस वाले मुद्दे में जो चेयरमैन है वो दूसरे लोग जो है वो चाहते हैं कि भाई साहब नहीं, तो क्या उसके लिए 48 आवर्स तक बैठे रहेंगे? दूसरा चेयरमैन आएगा? आंसर इसको तुरंत तुरंत पोल को डिमांड करिए और तुरंत पोल कंडक्ट हो जाना चाहिए। काउंटिंग कैसे होगी? 1 से 1 वोट होगा या 1% 1 वोट नहीं होगा। पोल के रिजल्ट स्क्रूटनाइज होंगे, कौन करेगा? चेयरमैन करेगा। आई होप पॉइंट क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? 5 लाख वाली, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार लगा हुआ है, अमेंडमेंट है। हर एक कंपनी को ऐसा करना पड़ेगा। हर एक कंपनी तो बोल नहीं पाए, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं वैसा कुछ एक्सेप्शन भी तो उन्होंने दे दी। देखिए सभी लिस्टेड कंपनी तो भूल ही जाइए, अगर आप लिस्टेड कंपनी तो कोई लिमिट नहीं है, लिस्टेड है मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एनी अदर कंपनी में अगर मेंबर्स आपके 1000 से ज्यादा है या 1000 भी है तो भी आपको, एनी अदर मतलब अनलिस्टेड कंपनी है तो 1000 से ज्यादा या 1000 मेंबर्स है तो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा आपको देनी पड़ेगी। होती क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा? जरा ध्यान से देखिए। मीटिंग स्टार्ट होनी है मान लीजिए 25 मई को, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा तुम्हें नोटिस के साथ बतानी है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा है। इसकी वोटिंग लाइंस कब खुलेंगी ये पता होना चाहिए और कब एंड होंगी। तो क्या मान लीजिए मीटिंग चल रही है, लोग वहां पर वोट कर रहे हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो ये क्या कि तुम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर रहे हो? आंसर इज नो। तो मीटिंग से पहले, मीटिंग से पुरानी शाम को
जो शाम का रंग लाल है वो कितने बजे लाल हो जाना चाहिए? 5 बजे। देखिए, हु इज रिक्वायर्ड? एवरी लिस्टेड कंपनी, ये हो गया। नोटिस के साथ टाइम प्रोसेस, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह सब बताओगे आप इनको। एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा आपको कि हम ई वोटिंग की फैसिलिटी देते हैं। कहाँ बताएं उनको? इंग्लिश न्यूज़पेपर या वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में। वोटिंग रूल्स क्या है इसके? ओपनिंग टाइम क्या है? एटलीस्ट 3 डेज प्रायर, आप लोग 3 दिन पहले वोटिंग लाइव खोल दोगे भाई साहब, वोटिंग हो रही है, जैसे बिग बॉस में वोटिंग होती है तो 3 दिन पहले से वोटिंग चल रही है। बंद कब करें? मीटिंग जब जिस दिन मीटिंग शुरू होगी उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे। रंग लाल है ये। ऑन प्रीसीडिंग डे, प्रीसीडिंग डे का मतलब जिस दिन मीटिंग, अगर मान लीजिए मीटिंग मंगलवार को होनी है तो सोमवार की शाम को 5 बजे आपका ये खत्म हो जाएगा। वंस वोटेड कैन नॉट बी चेंज। वंस वोटेड कैन नॉट बी चेंज का मतलब क्या है? इसका मतलब मान लीजिए धर्मवीर ने मीटिंग के अंदर सुना था कि ये रामपाल के लिए करना है चेयरमैन, और उसने कहा भाई साहब मुझे तो दूसरे लगा था, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? यस। लेकिन अब वंस अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दिया तो क्या आप चेंज कर सकते हैं? आंसर इसमें वंस सबमिटेड। अच्छा, मान लीजिए मैंने ऑनलाइन वोट किया था किसी और को, अब मैं मीटिंग में साक्षात पहुंच गया हूं, तो क्या अपना वोट चेंज कर सकता हूं? आंसर इसमें। इसके लिए भी स्क्रूटनाइज अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे। सीए, सीएम में कोई भी हो सकता है। पहले यहाँ पर सिर्फ सीए या सीएस होते थे, अब सीएमए वाले भी आ गए हैं। ड्यूटीज क्या है इसकी? ओपन क्लोज करेंगे, काउंट करेंगे, रिजल्ट बताएंगे। आई होप पॉइंट क्लियर है। ये आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा। एजीएम हो चुका है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, ईजीएम, नोटिस 21 डेज, ऑर्डनरी दादाजी के बिजनेस, कोरम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स, वही वाले आपके 1000 से 5000, अप टू 1000, फिर 5000 से ऊपर। चेयरमैन किस कौन अपॉइंट होगा, कैसे अपॉइंट होगा, मीटिंग पता चल गई आपको। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या पर्सी प्रेजेंट कोरम में काउंट होते हैं? आंसर इज नो, प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होते, लेकिन अगर प्रॉक्सी किसकी है, उन 3 लोगों की जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी काउंट होगी। वोटिंग राइट्स आपको होंगे। शो ऑफ हैंड से कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनिक कैसे होती है, पोल कैसे होती है, पोस्टल बैलेट आप एक बार होमवर्क में पढ़ लीजिएगा अलग से पोस्टल बैलेट के लिए, बाकी सारे आपको बता दिए गए हैं। मिनट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मीटिंग का एजेंडा होता है, एजेंडा का मतलब मुद्दे होते हैं मीटिंग शुरू होने से पहले कि हम 10 मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए 1, 2, 3 से लेकर 10 मुद्दे हैं, तो इनके क्या रिजल्ट्स आए, क्या इसके ऊपर क्या कमेंट हुए, उन्हें बोलते हैं मिनट्स। सार, जैसे महाभारत का सार होता है कि इतने बजे विदुर ने बताया कि भाई साहब वहां पर युद्ध छिड़ रहा है, ये मर रहा है, वो मर रहा है, तो वो जो धृतराष्ट्र थे वो बैठे बैठे सुन रहे थे। तो मिनट्स को क्या करेंगे? तो जब मीटिंग, वो युद्ध के दौरान उसे बता रहा था, लेकिन मिनट्स जब खत्म हो जाएगी मीटिंग, उसके बाद बनाया जाएगा कि इस घंटे में, इस मिनट में ये हुआ, ये रेजोल्यूशन पास हुआ। तो क्या छोटे मोटे मैटर भी, मान लीजिए चेयरमैन जो है वो स्टेज पे चढ़ रहा था और थोड़ा सा गिर गया, क्या वो भी मिनट्स में लिखेंगे? आंसर इज नो। आपके एजेंडा होने चाहिए, उस एजेंडा का कंक्लूजन क्या हुआ और क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, वो चीज होती है मिनट्स के लिए। इसके भी आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपका एक चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक सजेशन है, एग्जाम के क्वेश्चन प्लस स्टडी मेट के क्वेश्चन आप सारे के सारे पढ़ के जाएंगे तो ये वाला टॉपिक आपको हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ कंपनीज एक्ट। ये आपके सबसे कंपनीज एक्ट के सबसे लेंथी चैप्टर्स में से है। स्कोरिंग है, एग्जाम में पक्का पक्का आता है, और अमेंडमेंट भी है इसके कुछ टॉपिक्स में। तो चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। फटाफट से देखेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। कितने सेक्शन हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर? 4 मेजरली ब्रॉड सेक्शंस देखेंगे हम इसके अंदर। सेक्शन 128 अकाउंट्स ऑफ कंपनी होती क्या है, कौन मेंटेन करेगा, कहाँ पर रखेंगे। सेक्शन 135 सीएसआर, जिसमें अमेंडमेंट आई है बहुत ज्यादा। तो सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है अमाउंट को लेकर भी, और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। फिर आएंगे फाइलिंग विद आरओसी, जो भी आपने अकाउंट्स ऑफ कंपनीज बनाए हैं उन्हें आरओसी के पास कितने टाइम लिमिट में आपको फाइल करना है, और अगर फाइल नहीं करोगे तो क्या कोई परेशानी भी होगी। और एक कंसेप्ट है इंटरनल ऑडिट का। एक 4 टॉपिक्स हम इसके अंदर से देखेंगे, बाकी के आप एक बार बुक से गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि मेजर पार्ट आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। पहले जिसमें अमेंडमेंट आई है उस वाले सेक्शन को ले लेते हैं। सेक्शन का नाम है सेक्शन 135। क्या सेक्शन याद करने हैं? आंसर इज यस, कंपलसरी है याद करने। अगर आप याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में थोड़े से कम मार्क्स आएंगे आपके, अगर आप कोट नहीं करेंगे तो। स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सबसे पहली चीज, ऐसी कौन सी कंपनीज जिनको जरूरी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज करने के लिए? तो क्या सभी कंपनी को जरूरी है? भाई साहब बिजनेस कर ले ऐसे टाइम में, वही बहुत है। तुम कह रहे हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम बड़ी कंपनीज पे लगाएंगे। मतलब जो बड़ी कंपनी होगी वो ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगे। बाकी आपकी मर्जी है, करो या मत करो। तो देखो बड़ी कंपनी कौन सी कंपनी को बोला गया? ऐसी कंपनी जिनका जो टर्नओवर है वो या तो 1000 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, वो बड़ी कंपनी है, ठीक है। अगर टर्नओवर नहीं मिल रहा तुम्हें तो या तो फिर उसका नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज्यादा हो जाए, और प्रॉफिट जो है उसके 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो उस कंपनी के ऊपर लग जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी का ये 900 करोड़ है, ये 400 करोड़ है, और ये 6 करोड़ है, तो क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। ये ऑप्शन जो है ये और है।
इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होते ही, मतलब एक्सीड करते ही, लिमिट आपके ऊपर लग जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टर्नओवर 100 करोड़, नेटवर्थ 500 करोड़ और प्रॉफिट आपके 5 करोड़, सीधा जाके 5 करोड़ से रुक गया। उसके बाद कंपनी पता चल गई किन कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा। फिर उसी चीज टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट क्या है, मान लीजिए मुझे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्चा करना था, कुछ अमाउंट उन्होंने निकाल दिया। अभी अमाउंट भी देखेंगे 2% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स देखते हैं लास्ट 3 इयर्स के बेस पे। मान लीजिए मैं खर्चा नहीं कर पाया इस साल, तो क्या करूं, क्या करूं, मैं कोई मुजरिम हूं? आंसर इज नो। वो कहेंगे हम जहां बताएंगे उस अकाउंट में पैसा डाल दोगे तो आप मुजरिम नहीं हो, जहां हम नहीं बता, हम बता देंगे कि यहाँ पैसे डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने वहां पे पैसे नहीं डाला तो मान लेंगे कि आपने खर्च ही नहीं किया है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपने पैसा खर्चा कर दिया है तो क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, पैसा खर्चा साइड हो जाइए। अगर पैसा खर्चा नहीं हुआ है और साल खत्म होने को आया है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बताया भाई साहब देखो, दो तरीके हैं। एक तो आप नॉर्मल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो एक अलग तरीका है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड तरीका है। क्या है जरा देखिए। नॉर्मल प्रोजेक्ट मतलब क्वेश्चन कुछ ना बताया आपको, कुछ सिचुएशन स्पेसिफाई ना करे तो आप मानेंगे नॉर्मल प्रोजेक्ट है, नॉर्मल बिजनेस कर रही है कंपनी, तो आप उसे ट्रांसफर कर देंगे पैसे को। शेड्यूल आपको मेंशन करके आना है, शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर करना है। कितने टाइम के अंदर? विद इन 6 मंथ्स। कहां से? फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बात खत्म हो गई। विद इन 6 मंथ्स आपका, आप अपने ईजीएम से भी ले सकते हैं। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर अंदर आप ईजीएम करते हैं। उतना ही पैसा ट्रांसफर करने की, कहां पर? नॉर्मल प्रोजेक्ट में। अगर आपने पैसा सीएसआर में नहीं डाला है तो साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर शेड्यूल 7 के फंड में डाल दीजिए। बात खत्म। और यहाँ पर खत्म हो गया प्रोसीजर। परेशानी का है? परेशानी आई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए बड़े प्रोजेक्ट है तो क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई साहब हमें फिर भरोसा नहीं होगा, तो आप क्या करिए, 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब साल खत्म हुआ 30 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल बैंक में डाल दीजिए। शेड्यूल बैंक में आपने डाल दिया, उसके बाद विद इन 30 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स आपको कहाँ डालना है? शेड्यूल 7 में। सर समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया ये। शेड्यूल बैंक में डाल के कितने साल तक भूल जाइए? 3 साल तक भूल जाइए आप। अगर 3 साल की एक्सपायरी होगी, अगर आपने कैपिटल गेन पढ़ा होगा तो कैपिटल गेन में आपको क्या पता होता है कि ब्लॉक ऑफ असेट बनता है। कैपिटल गेन के अंदर आपने एक पैसा न्यू असेट परचेज कर ली, एग्जेम्पशन मिल गई आपको, तो लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। ऐसे ही इन्होंने कह दिया कि शेड्यूल बैंक में लॉक इन पीरियड है। अगर शेड्यूल बैंक में रखा हुआ है तुमने तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी तुम्हारे ऊपर, लेकिन मान लीजिए 3 साल भी खत्म हो गए, तुम पैसे को यूज ही नहीं कर रहे, तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा फिर से विद इन 30 डेज जो वो शेड्यूल 7 नाम का फंड था उसी के अंदर डाल देना है आपको। तो इसे नंबर लाइन पे कैसे समझेंगे जरा ध्यान से देखिए। ये एक साल है, इसमें मेरा 31 मार्च को खत्म हो गया है। 31 मार्च एंड हो चुका है मेरा फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च। कैसे प्रोविजन है? ऐसे प्रोविजन है। देखिए ये दो चीजें हैं। नॉर्मल अगर प्रोजेक्ट है तो आपको साल खत्म होने देना है और उसके 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स को आपको पैसा ट्रांसफर कर देना है शेड्यूल 7 में, शेड्यूल 7 के फंड में। ये है आपको कौन सा प्रोजेक्ट? नॉर्मल प्रोजेक्ट। लेकिन परेशानी कहाँ आएगी? जब कौन सा प्रोजेक्ट होगा? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आप क्या करिएगा, पहले तो 30 दिन के अंदर जहां हम बता रहे हैं वहां डाल देना। 30 दिन के अंदर मतलब जहां एप्लीकेशन बनी जाती है आपके शेड्यूल बैंक में, मतलब वहां मान लिया जाएगा, तो शेड्यूल बैंक के अंदर आप 30 दिन के अंदर जमा करा दीजिए। फिर हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ध्यान रखना, तुमने शेड्यूल बैंक में पैसा जमा कराया, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, तुम यूज नहीं कर पाए पूरा पैसा, तो क्या शेड्यूल बैंक में रखने दिया जाए? आंसर जो उन्होंने कहा कि 3 साल, जैसे टाइम बार डेट होता है ना 3 साल का, तो उन्होंने कहा शेड्यूल बैंक में रखे रखे तो टाइम बार डेट हो जाएगा एक तरीके से। फिर उसके बाद फिर से अगर मान लीजिए 3 साल हो गए हैं तो दूसरे अकाउंट में जमा करा देना। हम मान लेंगे अभी भी तुम्हारा वही चल रहा है और दूसरे अकाउंट का नाम क्या है? शेड्यूल 7, जहां पर ये पैसा गया था। आई होप पॉइंट क्लियर है इस नंबर लाइन से। नॉर्मल प्रोजेक्ट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ्स के अंदर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो 30 दिन के जैसे खत्म हो 30 दिन के अंदर फटाफट से जाओ शेड्यूल बैंक में लग जाओ। शेड्यूल बैंक में अपने लाइन में लग के पैसे जमा करा दिया। अब 3 साल के लिए भूल जाइए। 3 साल की जब एक्सपायरी होगी फ्रॉम द डिपोजिशन इन टू शेड्यूल बैंक, तो उसके बाद से 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको कहाँ ले जाना है? उसके बाद से 30 दिन के अंदर अंदर आपको शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर कर देना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ठीक है, फिर आई बात कि मान लीजिए सीएसआर एक्टिविटी करेंगे तो जो हमारे डायरेक्टर्स वगैरह हैं ये कहाँ जाएंगे? अगर हम सीएसआर एक्टिविटी करेंगे तो इसी में लग जाएंगे। बिजनेस तो कर लिया हमने, हो गया बस काम खत्म। ठीक है, फिर तो उन्होंने कहा आप मत करिएगा। पहली चीज तो ये बड़ी कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है, और बड़ी कंपनी है तो वो अलग से कमेटी बना सकती है। अब बड़ी कंपनी कब मानेंगे कि बड़ी कंपनी होगी? तो बड़ी कंपनी की डेफिनेशन तो हम देख चुके हैं। मान लीजिए कंपनी बड़ी है लेकिन काम बहुत ज्यादा है, तो क्या करें? सीएस प्रॉफिट बहुत कम है, वो तो तुमने पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर की वजह से पकड़ लिया, प्रॉफिट देखोगे तो बहुत ही कम है, तो कंपनी बड़ी कहां से हो गई? तो उन्होंने कहा ठीक है हम पहले अमाउंट तय करेंगे। और अमाउंट तय की गई, कितनी अमाउंट दी गई कि जो भी तुम्हारा सीएसआर का अमाउंट आ रहा है या तो वो 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा। ऐसे होता है नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर है। मान लीजिए बड़ी कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर गई है, लेकिन जो अमाउंट निकाल के आए, अमाउंट निकालेंगे हम 2% वाला अमाउंट, जो जो अमाउंट आया है, अगर वो जो खर्चा करने के लिए एलिजिबल है, हम जो लायबल है
वही अमाउंट 2 लाख रुपए है, तो कमेटी में मेंबर रखने के लिए मुझे 2-3 लाख से ज्यादा देने पड़ जाएंगे, तो इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं ठीक है खुद ही कर लेना। तो जब भी आपका सीएसआर का अमाउंट जो आपको खर्चा करना है वो 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा के लिए है, तो आप एक कमेटी का गठन करेंगे जिसका नाम होगा सीएसआर कमेटी। उस सीएसआर कमेटी के कुछ लोग होंगे, जैसे कि कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कितने लोग होंगे उसमें, उन्होंने कहा एटलीस्ट 3 और मोर डायरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब सीएसआर कमेटी के अंदर 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 कम से कम, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक कम से कम उन 3 में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पब्लिक कंपनी के केस में आपने सुना होगा। अब मान लीजिए उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, या तो रिक्वायरमेंट नहीं है या वो प्राइवेट कंपनी है, तो फिर क्या करें, तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स जो है, इन केस ऑफ नो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, मतलब इसका मतलब समझिए, आपकी एक कंपनी है, 50 लाख से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए 50 lakhs को एक्सीड कर रही है अमाउंट, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है कि आप क्या करेंगे, 3 डायरेक्टर्स को बुलाएंगे, उसमें से 3 डायरेक्टर्स में से कम एक ऐसा पर्सन होगा जो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट के पता होगा आपको, जिसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती, वो पूरे हित में कंपनी के फैसला ले सकता है। 2, उन्होंने बोला कि जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं तो उसे हटा ही दो ना, आप तो बस बस हटा ही दिया उन्होंने, और 3 में से लिमिट कितनी रहेगी, 2 डायरेक्टर, उसमें कोई लिमिट नहीं, इंडिपेंडेंट की बात खत्म हो गई, यही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है इसकी, नो नीड फॉर सीएसआर कमेटी, वो हमने ऑलरेडी देख लिया, 50 लाख से कम की अमाउंट है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्या करेगी सीएसआर कमेटी जो बना के, क्या करवाए, मतलब इनसे ये कहेंगे कि भाई साहब सीएसआर एक्टिविटी वाले लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, रिकमेंड करेंगे क्या सीएसआर की पॉलिसीज की, कैसे कैसे कंपनी को मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए, ये सारी चीजें उन्हें बताएंगे। जैसे ज्ञान वापी जो मस्जिद वाला केस है उसमें कमेटी बनाई गई, तो वो आगे बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, करेगा कोई और। फिर आई अमाउंट, कितना पैसा सीएसआर में खर्च कर दे, क्या जो सारा कमा रहे सारा भेज देगा सीएसआर में, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर रहे हम, 1-2% की छोटी मोटी बात है, तो 1 या 2, तो उन्होंने बोला 2% की छोटी मोटी बात है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल के प्रॉफिट निकाल लीजिए, मान लीजिए मैंने कहा पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो कुछ इस तरीके से, 10 लाख, 10 लाख, 30 लाख, ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं। ये है 2020 के प्रॉफिट्स, 21 के और 22 के। मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ 2023 में कितने, यानी 23-24 में कितने पैसे खर्च करो, तो उन्होंने कहा पहले तो इन तीनों अमाउंट्स का एवरेज कर लो। एवरेज कैसे होता है, डिवाइड बाय 3 करके। तो 50 लाख को, चलो अमाउंट चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पर हमने कर दिया इसको 20 लाख, अब ये हो गया 60 लाख, तो ये कितना अमाउंट आया, ये आया 20 लाख का अमाउंट। अब 20 लाख जो है, इस 20 लाख का कितने परसेंट, 2%। अब 2% कितना आएगा 20 लाख का, तो 20 लाख का 10% तो 2 लाख होता है, तो 2% कितना करेंगे, तो 1% करने लगे तो आप कितना बैठेगा, ये 20,000 रुपए, और 2% कर देंगे तो 40,000 रुपए। तो 40,000 का अमाउंट आपको इस साल खर्च करना है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ये जो अमाउंट निकल के आता है 2% वाला, जब ये 50 लाख से ज्यादा होता है, ये वाला अमाउंट नहीं, एवरेज प्रॉफिट नहीं, जब जो निकल के आएगा 2%, वो वाला अमाउंट अगर 50 लाख से ज्यादा हुआ तो आपको सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत है, और इस 40,000 रुपए को आप यहाँ पर खर्च करेंगे, यही बात लिखी गई है अमाउंट में। एक्सेप्ट, उन्होंने कहा कब कब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये जो एवरेज प्रॉफिट्स है आपके पिछले, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, उन्होंने कहा भाई साहब ब्रांच की जो ओवरसीज ब्रांच हमारी, उसका प्रॉफिट मत लेना, वो इंडिपेंडेंट है, वो अलग काम करती है, और जो हम डिविडेंड कमाते हैं अदर कंपनी से, वो हमारा काम नहीं है, तो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है इसलिए डिविडेंड मिल रहा है, ये हमारा ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थोड़ी ना है जो आप इस प्रॉफिट को इसमें इंक्लूड करोगे। तो प्रॉफिट्स निकालते समय 2 प्रॉफिट्स का किया जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है आपके, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि सीएसआर का प्रॉफिट और 2% ऑफ द अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या निकाला जाएगा, 2 प्रॉफिट नहीं लिखने, एक दो ऐसी ब्रांच जो कि ओवरसीज है, मतलब इंडिया से बाहर है, और जो हम डिविडेंड कमा रहे हैं किसी दूसरी कंपनी से। फिर हमने क्या कहा कि किस तरीके से इस पैसे को खर्च करें, मान लीजिए मैंने सीएसआर कमेटी भी बना दी, तो कमेटी का काम तो फॉर्मुलेट करना है पॉलिसी और बताना है, खर्च कैसे करें, तो भाई साहब खर्च तुम खुद ही कर सकते हो, एज अ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी भी खर्च कर सकती है, या तो तुम खर्च कर लो, या जो और लोग इस पुण्य का काम कर रहे हैं उन लोगों को पैसा दे दो, भाई साहब बस बात खत्म। और यहाँ पर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आएगा कि बताओ कंपनी क्या खुद से पैसा खर्च करे या किसी और तरीके से भी पैसा खर्च कर सकती है, इज इट मैंडेटरी टू फॉर द कंपनी टू एक्सपेंड द सीएसआर अमाउंट बाय इटसेल्फ, इफ नॉट व्हाट आर द एक्सेप्शंस, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस केस में क्या लिखेंगे कि खुद तो कर ही सकती है, खुद के पास अगर टाइम नहीं है या नहीं करना चाहते तो आप भाई साहब ये भला काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसके लिए कुछ बॉडीज स्पेसिफाइड है, हम बता रहे हैं उन लोगों को तुम पैसा दे देना, बस बात खत्म, वो अपने आप कर लेंगे। जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी, जन भी इसलिए 11th क्लास से पढ़ते पढ़ते थक गए, एनपीओ डोनेशन मिलती है वहां पर, उसके बाद रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कहां पर रजिस्टर्ड करें, इसको इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड करेंगे कि ट्रस्ट वगैरह की रजिस्ट्रेशन वहीं पे होती है। आगे
पॉइंट ए के अंदर अगर इनकम टैक्स में ना रजिस्टर्ड होके ये ऐसी कोई स्टेब्लिश बॉडी है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश की है, तो क्या आपको लगता है सेंट्रल स्टेट सही काम कर रहे होंगे? आंसर इज यस। फिर उन्होंने कहा एनी एंटिटी और स्टेब्लिशमेंट अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब थ्योरी क्वेश्चन है, आपको याद करना है। पहले तो तीन चीजें याद कर लीजिए, कौन कौन सी? सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या सोसाइटी, या तो इनकम टैक्स वाले, या इन्हीं तीन लोगों को कहां पकड़ के ले जाइए? एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ये दो पॉइंट्स हो गए आपके। उसके बाद थर्ड पॉइंट में किसी को पार्लियामेंट ने बनाया स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब सुनने में ही लगेगा आपको कि हाँ बढ़िया सी चीज है, ठीक कर रहे हैं। और पॉइंट ए के अंदर अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसकी स्टेब्लिश्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है कितने का, 3 साल का सिमिलर एक्टिविटीज में, मतलब ये जो ट्रस्ट इनकम टैक्स के है ये नहीं ताजा ताजा बने और कल को फ्रॉड करके भाग जाए, कम से कम 3 साल का बैक रिकॉर्ड होना चाहिए इनके पास, तब आप इनको ऐसा कर सकते हैं। आई होप पॉइंट क्लियर है। थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, provided administration overhead does not exceed 5% of the CSR amount, no need for other modes। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब कई बार जो है हम इस CSR के अमाउंट को खर्चा करने के लिए, सारा मैनेजमेंट बनाने के लिए कुछ खर्चे होते हैं। मान लीजिए मेरा जो अमाउंट निकल के आया था वो आया था 10 लाख या 100 लाख आया था मान लीजिए, इस 100 लाख को मुझे खर्च करना है एज CSR अमाउंट। इस 100 लाख का 5% आता है 5 लाख। तो अगर आपको 100 लाख का अमाउंट खर्च करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ जमाना पड़ रहा है, मैनेजमेंट बिठाना पड़ रहा है, लोग रखने पड़ रहे हैं, और उसका खर्चा 5 लाख से क्रॉस जा रहा है, मतलब 5% ऑफ द CSR अमाउंट जो 2% निकालने के बाद आता है उसका उसका 5% से ज्यादा जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप इस केस में क्या करेंगे? 5% वाला अमाउंट अगर आपका एक्सीड कर जाता है तो आप रहने दीजिए, मैनेजमेंट रहने दीजिए, सीधा सीधा पैसा दे दीजिए, जहां हमने ऊपर बताया तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो। तुम खर्च करने मतलब 100 लाख रुपए दिए, ये लो जाओ CSR एक्टिविटी करो, और तुम करो चाय पानी बीड़ी में ही लग गए 10 लाख रुपए, तो छोड़ दीजिए, तुम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मत करिए, सीधा सीधा अमाउंट दे दीजिए जहां हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट, अदर प्रोविजंस क्या है? इसके अदर प्रोविजंस क्या है कि भाई साहब अगर मान लीजिए मैंने कभी ज्यादा खर्चा कर दिया तो क्या अगले साल में सेट ऑफ करने दोगे? बोलेंगे भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले हम यहाँ पर 3 साल रखते थे, अब तो उन्होंने मना कर दिया, तुमने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया तो ये अच्छी बात है, तुमने अपना ही पैसा खर्च किया है, अगले साल जो लाइबिलिटी आएगी उसमें से आप सेट ऑफ ले सकते हैं। कई बार हालात खराब भी हो सकते हैं, ज्यादा था भाई साहब हमने ज्यादा चढ़ावा चढ़ा दिया, तो क्या अगली बार भगवान दोबारा मांगेंगे? आंसर इज नो। उसके बाद सीजेशन। सीजेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी है, चुपचाप चल रहे थे, आप खुशी खुशी चल रहे थे, और अचानक से आपके ऊपर ये CSR के प्रोविजन लग गए, तो आपको थोड़ा सा दुख हुआ कि CSR के प्रोविजन लग गए हैं। अब एक काम करूंगा, मान लीजिए मुझे 20-21 में प्रोविजन मेरे सर पे लगे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 21-20 में नया सवेरा होगा और मेरे ऊपर से घने बादल जो है वो हट जाएंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा फिर से नहीं हो पाया। रीजन क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई साहब ये जो CSR है ये कोरोना की तरह है, एक बार चिपक गया आपसे तो छूटेगा नहीं बहुत जल्दी से। तो CSR जो है एक बार आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया तो भूल जाइए। ऐसा मत समझ जैसे हम समझ रहे कि जी कोरोना आया था और चला गया, नहीं नहीं नहीं, ये वेरिएंट बदल बदल के आएगा और कोरोना गया नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर और कोई इलाज बताओ, कुछ तो इलाज बताओ, ये कोरोना कभी तो जाएगा, CSR मेरे सर के ऊपर से कभी तो हटेगी। वो तो अचानक से उस साल में 5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो गया था, 5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हो गया था, तुमने तो मुझे पकड़ ही लिया। एक बार अचानक से सीजनल स्टेब्लिशमेंट ऐसी हुई कि मान लीजिए 5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट चल गया, वरना हमारा तो प्रॉफिट 1-1 लाख रुपए में रहता है, तुमने तो भाई साहब फंसा दिया 1 साल के चक्कर में। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एक डेट ही 3 साल में टाइम बाद डेट हो जाता है, एक सेकेंड, जब एक डेट ही 3 साल में टाइम बाद डेट हो जाता है, तो मान लीजिए CSR के प्रोविजंस मेरे पास 2020-21 में लग गए थे, एप्लीकेबिलिटी आ गई थी, तो क्या 21-22 में लगेगा? आंसर इज यस। 22-23 में लगेगा? आंसर इज यस। 23-24 में लगेगा? आंसर इज यस। लेकिन मैंने कहा भाई साहब मान लीजिए इस दौरान 22-23, 23-24, 24-25 लगातार इन सालों में मैंने कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं की। मान लीजिए मैंने कहा भाई साहब मैंने 22-23 में लिमिट क्रॉस नहीं की, तो क्या 23-24 में लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? एक साल लिमिट क्रॉस करने से कुछ नहीं होता। फिर हमने कहा 23-24 में भी नहीं की, क्या अब भी कुछ होगा? आंसर इज नो। तो हमने कहा जब तक लगातार 3 साल तक तो किसी भी लिमिट के ऊपर नहीं जाते हो, नीचे ही रहते हो लगातार 3 साल, तब जाके तुम्हारे ऊपर 25-26 से इस CSR का छुटकारा मिल जाएगा। तब आप खुशी मना सकते हैं कि हाँ भाई साहब CSR की एक्टिविटी से छुटकारा मिल गया है। इसका मतलब वंस द CSR प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू अ कंपनी इट कैन नॉट बी सीज्ड, मतलब हटा नहीं सकते अंटिल कंपनी इज विद इन लिमिट्स, किसके? जो भी स्पेसिफाइड लिमिट्स है, चाहे वो टर्नओवर की है, नेटवर्क की है, जो भी अमाउंट की लिमिट्स है उसके अंदर लगातार कंजिक्यूटिव 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक जो कंडीशन है उसको फुलफिल ना करे। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
नेक्स्ट, सीएसआर रिपोर्टिंग किसको रिपोर्ट करें? तो भाई साहब आप इंडियन कंपनी हो तो बोर्ड रिपोर्ट बना लीजिए, एनुअल रिपोर्ट बना लीजिए। अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो एनेक्सर्स टू बैलेंस शीट बनता है वहां पर, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत कर दे हम, तो तुम क्या करोगे बताओ? मुझे अमाउंट लगाना था, मैंने अमाउंट नहीं लगाया, मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, मैंने प्रॉफिट नहीं दिखाया, मेरी मर्जी में सीएसआर नहीं कर रहा, बताओ तुम क्या करोगे? तो अगर ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्ट्रावेंशन मान लेंगे हम इसको और बुरा मान जाएंगे। कितना बुरा मानेंगे? तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाएंगे कम से कम 1 करोड़ रुपए की। अब बताओ क्या करोगे? मतलब सीएसआर पॉलिसी करना अब इतना जरूरी हो गया है कि भाई साहब मान लीजिए अगर आपका किसी साल प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा चला गया और आपने उस केस में सीएसआर में खर्चा नहीं किया, तो 1 करोड़ तो पेनल्टी लगा देंगे। या फिर जितना अमाउंट तुम्हें खर्च कर देना चाहिए था, मान लीजिए अमाउंट कैलकुलेट करके आ रहा था 20 लाख रुपए, तो 40 लाख तक की पेनल्टी आपसे ले सकते हैं। अब विच एवर इज हायर करेंगे, विच एवर इज लोअर करेंगे, वो उनकी मर्जी है। हालांकि हायर के प्रोविजन है यहाँ पर, पॉइंट आया समझ में? लेकिन करना क्या है? लो, करने क्या चाहिए थे? हायर के प्रोविजन। हायर के प्रोविजन से क्या होता है? 1 करोड़ अमाउंट लग जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई गरीब सी कंपनी थी, पहली बार हुआ था, अमाउंट आ रही थी 20 लाख रुपए, 40 लाख का प्रोविजन लगना चाहिए था, तुमने 1 करोड़ लगा दिया, तो क्या अच्छी बात है? नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो कंपनी के ऊपर 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सीएसआर, ये याद करने के लिए बिल्कुल सही है। या तो 1 करोड़ चिपका देंगे तुम्हारे ऊपर, या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सीएसआर। अमाउंट ऑफ सीएसआर कैसे निकलेगी भाई साहब? 2% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, यही तो बताया था मैंने अभी आगे। ये तो था कंपनी के ऊपर। अब मान लीजिए सीएसआर कमेटी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, उनका कुछ इलाज करें या ना करें? तो उनका ठीक है कर देते हैं। तो उनके ऊपर अमाउंट लगाया गया 2 लाख और 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ सीएसआर, ये भी विच एवर इज लेस के प्रोविजन में आ जाएगा। मतलब कंपनी के ऊपर 1 करोड़, ऑफिसर के ऊपर पर्सनली लायबल कराएंगे उसको 2 लाख रुपए देके, और वहां पर ट्वाइस द अमाउंट था, यहाँ पर 1/10 ऑफ द सीएसआर है। आई होप पॉइंट समझ में है। 1/10 का मतलब कितने परसेंट होता है? यहाँ पर ट्वाइस है, यहाँ पर 20% है। दोनों में अलग मतलब, वहां पर 200% है और यहाँ पर 20% अमाउंट। 1/10 का मतलब हालांकि 10% है, तो यहाँ पर 200% और यहाँ पर 1/10 का मतलब कितने परसेंट? 10%। आई होप पॉइंट क्लियर है। ये कॉन्ट्रावेंशन के प्रोविजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए अगर कोई कंपनी सीएसआर के प्रैक्टिसेस को फॉलो गलत कर रही है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? तो आप बोलिए कॉन्ट्रावेंशन प्रोविजन में आ जाएगा कंपनी के ऊपर 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट, और ऑफिसर के ऊपर 2 लाख या फिर 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ सीएसआर, जो कि 2% निकालने से आता है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 135 सीएसआर खत्म। बहुत ज्यादा टाइम लगा नहीं हमें 135 सीएसआर को खत्म करने के लिए। एप्लीकेबिलिटी, टाइम लिमिट, सीएसआर कमेटी कब बनानी है, कॉम्पोजिशन, 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट, 2 डायरेक्टर्स, टाइम लिमिट क्या है स्पेंड करने की, नहीं करना, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, सब खत्म कर दिया है हमने। इसके अलावा आपको सीएसआर में एक भी पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है, हो गया सीएसआर खत्म। फिर हम चले जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। पहले इसकी तो बात कर लो, चैप्टर का नाम भी था अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनी मेंटेन करना किसके लिए जरूरी है? तो पहली बात में मैंने खत्म कर दिया, कोई डाउट ना रहे, कोई लिमिट नहीं। हर कंपनी अकाउंट्स ऑफ कंपनी मेंटेन करेगी। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में आता क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आते हैं, अदर बुक्स एंड पेपर्स भी आते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आती है। ये क्या होती है वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, तो बताओ कहाँ पर बनाओ? ट्यूशन की कॉपी में बनाओ या स्कूल की कॉपी में बनाओ? तो उन्होंने कहा भाई साहब ये फॉर्मेट में बनते हैं, जैसे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट होता है ना, ऐसे बनते हैं। बनाना कहाँ पर है ये छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली ही बनते हैं। कहाँ पर रखें फिर इसको? उन्होंने कहा रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो। और कहाँ रखोगे? जैसे हमारा एजीएम था, कहाँ करोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में करोगे, या फिर सेम सिटी टाउन में दूसरी बिल्डिंग में कर सकते हो। लेकिन अगर हमने कहा कहीं और रखना चाहें तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? उन्होंने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंडीशन फॉलो कर लेना। क्या कंडीशन फॉलो कर लेना? ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, उसके लिए आपको बीआर का मतलब यहाँ पर है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उस रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी को देनी है, विद इन 7 डेज देनी है। और एओसी 5, इस पे थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का बना सकते हैं वो, कि बताइए फाइलिंग ऑफ या मेंटेनेंस कहाँ पर करना है, या कंपनी चाहे तो क्या कहीं और भी कर सकती है। मिनिमम के लोगों की एप्लीकेशन चाहिए कि अगर कंपनी को कहीं और रखना है, तो ऐसा कोई भी केस नहीं है इसमें। सिंपल सा केस है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखिए। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने में तुम्हें कोई परेशानी या चाहते हो कहीं और रखें, तो बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब होता है नॉट इंडिविजुअल डायरेक्टर, नॉट इंडिविजुअल डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में आपसे बोलेगा मिस्टर रमन, डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट शुड बी एट दिस प्लेस, इज द कंटेंशन वैलिड? आप बोलेंगे नो। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब है बाय मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अप्रूव किया है, नॉट सिंगल डायरेक्टर, इंडिविजुअल डायरेक्टर से नहीं है। इसका क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखना, स्टडी मैट में ऐसा क्वेश्चन भी है। आपको आरओसी के पास जब जाओगे तो कितने दिन में जाओगे? 7 दिन में जाओगे। किस फॉर्म में जाओगे? एओसी 5 फॉर्म में जाओगे। क्या लेके जाओगे? नया एड्रेस जहां पर रखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल। अगर मान लीजिए मैं अपने ब्रांच एंड फॉरेन बुक्स रखना चाहता हूं, तो कैन बी केट एट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? ब्रांच अपने तो बुक्स अपने पास रखेगी ही,
ब्रांच अपने, और अगर मैं चाहूँ उसके बुक्स ऑफ अकाउंट रखना तो क्या रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो। टाइम क्या है और रिटर्न क्या है, क्वार्टरली रिटर्न टू कंपनी से देनी पड़ेगी, मतलब उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और कैसी रिटर्न फाइल करके अपनी ब्रांच को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी क्वार्टर बेसिस पे, और कंपनी को देनी पड़ेगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे हुए हैं उसमें रिटर्न में ये सारी इंफॉर्मेशन है। आगे अब ये जो अकाउंट्स ऑफ कंपनी है ये किसकी जिम्मेदारी है अकाउंट्स ऑफ कंपनी मेंटेन करना, इसके ऊपर भी एमसीक्यू या थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली जिम्मेदारी दी गई मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर को और सीएफओ को। अगर तुमसे ना हो पाएगा तो तुम ऑथराइज कर दो बोर्ड, जिसको तुम ऑथराइज करोगे। सर बोर्ड कहाँ से आ गए, ये बोर्ड में ही होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर बोर्ड में ही आते हैं। ये अगर किसी को ऑथराइज कर दे तो वो पर्सन मेंटेन करेगा। इसका मतलब क्या रमन श्याम चंगू मंगू कोई भी मेंटेन कर सकता है, आंसर इज यस, बस ऑथराइजेशन मिलनी चाहिए। अच्छा क्या ऐसा भी है इसके अंदर कि मान लीजिए वो पहले मेंटेन कर ले, हम बाद में रेटिफाई कर दें, ऐसा नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर पहले ऑथराइजेशन होगी तब बाद में मेंटेनेंस होगी। अदर प्रोविजंस क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाओगे, मतलब ऐसे जैसे काम करते हैं कॉपी में कचरा करके काट के दोबारा लिख के व्हाइटनर लगा के, ऐसे नहीं। उनका ये सिस्टम होने चाहिए आपके सभी, जो तो भी मैं बता रहा हूँ आपको थ्योरेटिकल केस बेस कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है सारे प्रोविजन ध्यान से सुनिए। बेस अगर पूछा जाए तो कैसे बेसिस पे होनी चाहिए, एक रूल बेसिस पे। क्या सिस्टम फॉलो करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने साल तक रखें भाई साहब। अगर मान लीजिए मैंने 2010 में अकाउंट्स बनाए थे तो 2010 के क्या जिंदगी भर कैरी करता रहा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं 8 साल तक आप अपने पास रखें, मतलब 2018 तक। लेकिन अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, तुम्हारे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी पर्सन ऑफ द ओपिनियन है जो प्रॉपर अथॉरिटी वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ज्यादा समय के लिए रखिए, तो ज्यादा समय के लिए रखवाना पड़ेगा। इन जनरल दो प्रोविजन है वो 8 साल के। मैनर कैसे रखना पड़ेगा सर पे रखें क्या, नहीं फिजिकली भी रखना है और इलेक्ट्रॉनिकली भी रखना है, दोनों मैनर में आपके पास होने चाहिए। हालांकि एक से भी चल जाता है। रिक्वायरमेंट क्या है, शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू, ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है क्या करनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखानी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, जब आप बना के समझेंगे तो एक्रूवल बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम 8 साल तक के लिए रखेंगे, फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली, और शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहली चीज तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस के सभी के ऊपर जरूरी है, और अगर है तो कहां पर मेंटेन करेंगे, किस फॉर्म में मेंटेन करेंगे, कैसा सिस्टम होना चाहिए उसका, ऑनलाइन का सिस्टम क्या होना चाहिए, कौन उसे चेक कर सकता है, सारे प्रोविजन है इसके। तो पहली चीज, जो भी ऑनलाइन तुम बना रहे हो वो इंडिया में एक्सेसिबल होनी चाहिए। फॉर्म कैसी होनी चाहिए कि किसी और जगह बना लूं और स्कैन करके, मतलब रफ बना के मैं कॉपी में मैनुअली फिजिकली बना के उसे स्कैन करके कैम स्कैनर से अपलोड कर दूं तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, आंसर इज नो। ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। एंड टू बी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन लेजिबल फॉर्म। लेजिबल फॉर्म का मतलब है तुमने पहले पीडीएफ में बनवाया था, कन्वर्ट करके अब उसे एक्सेल में डालना चाहते हो या टैली में डालना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, नहीं दिखना चाहिए वो। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रॉपर सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब ये नहीं, प्रॉपर सिस्टम स्टोरेज का, डाटा रिट्रीवल का, डिस्प्ले का, प्रिंट आउट का। और आप इसे कभी भी डिस्पोज नहीं करेंगे, वो तो फिजिकल कॉपी थी, आप इसे कभी इलेक्ट्रॉनिक में तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या, वो तो कंपनी के ऊपर खड़े हुए हैं, तुम्हें कुछ फाइल थोड़ी ना बढ़ती जा रही है। तो कब तक रखने हैं इलेक्ट्रॉनिकली, अंटिल कभी तक भी जब तक रिक्वायर्ड बाय लॉ हो कि अब बंद कर दो तब। तो फिजिकल फॉर्म वाली जो थी, जो ऊपर वाली थी, वो कब तक मेंटेन करनी है, 8 साल। इलेक्ट्रॉनिक वाली अंटिल लॉ रिक्वायर्स, एमसीक्यू का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अदर प्रोविजंस क्या है इसके, पहली चीज इंस्पेक्ट कौन कर सकता है, उसके अंदर भी अदर प्रोविजन है, और अमेंडमेंट क्या है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। पहली चीज तो इनको चेक कौन करेगा, जो बनाएगा, मतलब कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसके चेक कर सकते हैं, कंपनी के चेक कर लो, ब्रांच के चेक कर लो, सब्सिडरी के चेक कर लो, जिसके मर्जी चेक कर लो। लेकिन ध्यान रहे, कंपनी के चेक करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच के चेक करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्सिडरी के चेक करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। खुद चेक करो या किसी से करवाओ, किसी से मतलब अपने एजेंट से कराओ, अटॉर्नी से कराओ या रिप्रेजेंटेटिव से कराओ। लेकिन ध्यान रखना, जब ब्रांच हो और कभी फॉरेन ब्रांच का केस आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन ब्रांच से आप पूछोगे और वो आपको 15 दिन में अवेलेबल करा देंगे। ये नहीं कि तुमने फॉरेन फोन मिलाया कि भाई साहब मैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहा हूँ, अभी अभी भेज दो, ऐसे नहीं होता। तो फॉरेन के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर वो आपको अवेलेबल कराएंगे, चाहे तुम डायरेक्टर हो या कोई भी। ठीक है। और बोर्ड ऑफ सब्सिडरी कंपनी के बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, और बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सब्सिडरी कंपनी अपनी कंपनी के पास करने के लिए या चेक करने के लिए, इंस्पेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ब्रांच की कोई रिक्वायरमेंट, अगर फॉरेन ब्रांच है तो ये रिक्वायरमेंट है, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और वो उसको 15 दिन के अंदर आपको अवेलेबल करा देंगे, ऐसे नहीं जब मर्जी। डोमेस्टिक कंपनी के तो कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडरी कंपनी के करना चाहते हो तो आप एक अकेले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं होने चाहिए कि भाई साहब मैं सब्सिडरी करना चाहता हूँ, नहीं। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, मेजोरिटी। अच्छा, ये तो था बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर पर्सनल इंस्पेक्ट करेंगे तो क्या प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी लेना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर पर्सनली इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रायर अप्रूवल सीजी लेना पड़ेगा, आंसर इज नो। लेकिन अगर किसी और के थ्रू लगवाना चाहते हैं तो क्या करें, तो फिर आपको एजेंट, अटॉर्नी और रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी, अप्रूवल ऑफ कंपनी, सॉरी प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी चाहिए होगी कि हाँ आप ऐसा करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे नेक्स्ट, अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर,
1/4/2020, मतलब इससे ताजा अमेंडमेंट कोई है ही नहीं। ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको लाना है जिसके अंदर फीचर होने चाहिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। ऐसा अकाउंटिंग फीचर जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, किस चीज का? रिकॉर्डिंग, ऑडिट ट्रायल और लॉग। ये मैंने आपको क्लास में बताया था, ऑडिट ट्रायल रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है। और ऐसे चेंज ऑफ सस्पेंसिबिलिटी है, ऐसे किसी फीचर को आपको क्या नहीं करना है, डिसेबल नहीं करना है, उसे मेंटेन करना है। इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, अभी के लिए आप इसे रख सकते हैं। ये हो गया हमारा अकाउंट्स ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर, हमने 2 सेक्शन कवर कर लिए हैं, अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड सीएसआर। अब जो छोटे मोटो से सेक्शन बचे हैं 137 एंड 138। देखिए 137 क्या कहते हैं, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आरओसी। तो इसका मैं आपको छोटा सा चार्ट बना के देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना जनरल मीटिंग्स के अंदर अडॉप्ट होती हैं, और जनरल मीटिंग्स भी कॉल की ऑर्डिनरी बिजनेस होता है अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एजीएम के अंदर। तो अगर आपने एजीएम, पहली चीज एजीएम करवाई थी, एजीएम नहीं करवाई थी। दूसरी चीज एजीएम करवाई थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो गए। दूसरी एजीएम कराई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुए और एजीएम नहीं कराई थी। तो टाइम लिमिट क्या है, मतलब इन जो हमने जो भी चीजें करी है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, आरओसी के पास कब तक ले जाएं? तो मान के चलिए आपके लिए वरदान है कि 30 दिन के अंदर अंदर, सब जगह 30 दिन, जितनी भी मैंने यहाँ पर सब हेडिंग्स बनाई है, समय सीमा क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर। और जैसा केस वहां से 30 दिन, जैसे कि आपने अडॉप्ट कर ली थी, तो जब मीटिंग आपकी खत्म हो जाए, मीटिंग एंड हो गई, मीटिंग एंड से कितने, विद इन 6 मंथ्स, सॉरी विद इन 30 डेज, मीटिंग खत्म हो गई, तुमने अडॉप्ट कर ली, तब भी आपको आरओसी के पास लेके जाना है। मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग एंड हो गई, तुमने अडॉप्ट नहीं किए, तब भी क्या आरओसी के पास लेके जाना है? आंसर इज यस, फिर भी विद इन 30 डेज आपको आरओसी के पास लेके जाना पड़ेगा। कमाल की चीज ये है, अगर मान लीजिए मीटिंग नहीं हुई, एडजर्न हो गई मीटिंग, तो अब तो ना तो अडॉप्ट करने की बारी आई ना कुछ भी, अब तो एडजर्न हो गई। तो जब एडजर्न मीटिंग होगी तब करा लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, एडजर्न हो गई है तो पहले तो विद इन 30 डेज कंपनी के पास बताइए, रीजंस बताइए, मीटिंग एडजर्न हुई, क्या रीजन रहे, वो 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी के पास फिर से जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी आरओसी के पास जाना पड़ेगा अगर अडॉप्ट हुई है तो, नहीं हुई तब भी, मीटिंग नहीं हुई तब भी 30 दिन के अंदर अंदर। कहां से? फ्रॉम मीटिंग, जिस दिन से एडजर्न हुई है फिर से मीटिंग जब हो जानी चाहिए थी, शुड हैव बीन हेल्ड, हुई तो है नहीं, शुड हैव बीन हेल्ड यानी कि ड्यू डेट। तो हमें क्या करना है, 30 दिन के अंदर अंदर देना है भाई साहब, ये थी और ये रीजन से इसके ना होने के। मान लीजिए बाद में मीटिंग हुई, तो अब तो हमने पहले ही दे दी थी, पहले ही दे दिए थे, तो क्या अब दोबारा देने पड़ेंगे? आंसर इज यस, फिर से टाइम लिमिट, फिर से 30। ये है इसकी कमाल की चीज, बस इतना सा प्रोविजन है, देखिए जरा ध्यान से। ये स्टडी मैट में बनाया हुआ है उन्होंने, बड़ा सुंदर सा चार्ट है, देखिए। हालांकि ग्रीन कलर के लेते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या क्या देने पड़ेंगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब फॉर्म में। अगर तुमने अडॉप्ट कर लिया, मतलब मीटिंग भी हुई और अडॉप्ट भी हो गई, तो फाइल कर दीजिए आरओसी के विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम, मतलब जिस दिन एजीएम खत्म हो गया उसके 30 दिन के अंदर। दूसरा अनअडॉप्टेड है, मतलब मीटिंग हुई, तुमने अडॉप्ट नहीं किया, अब क्या करें? तो फाइल विद इन 30 डेज ऑफ आस्किंग देम फॉर प्रोविजनल ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, मतलब अब तो अडॉप्ट नहीं किया तो लेकिन प्रोविजन तो है आपके पास, प्रोविजनल तो है, वो दे दीजिए। और उसके बाद फर्दर अडॉप्टेड इन एडजर्न एजीएम इफ रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज ऑफ द सेड मीटिंग। इसका मतलब क्या है, बाद में हुआ था तो आपको बाद में करना है। फिर मीटिंग ही नहीं हुई तो क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे और रीजंस बताएंगे पड़ेंगे कि भाई साहब मीटिंग क्यों नहीं की तुमने, जल्दी से बताओ। फाइल करना पड़ेगा आरओसी के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। बात करो, 30 दिन है आरओसी के पास है, जैसे जैसे सिनेरियो वहां से 30 दिन काउंट कर लीजिए, बस बात खत्म। अगर 1% कंपनी है तो क्या उसको भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देके आने पड़ेंगे? आंसर इज यस, लेकिन उसे 30 दिन का समय नहीं है, उसे 180 डेज का समय है। और ये कमाल की चीज आपको एमसीक्यू में दिख जाएगी। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो स्टडी मैट के अंदर लिखा हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड और हमने नहीं कवर किया है, तो 180 डेज वाला एक्सेप्शन में फॉल करता है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 137। 28 कवर किया, फिर हमने सीएसआर 135 कवर किया। फाइलिंग विद आरओसी तो आपको रट लेना है, बस 30 डेज वाला पॉइंट है। और लास्ट आ गया इंटरनल ऑडिट, पहले से ही ऑडिट कौन करा के रखे, इसकी एप्लीकेबिलिटी। ये भी एक छोटू सा सेक्शन है, अभी देख लेते हैं। ये आपके ऊपर थ्योरी के लिए आएगा। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो तो कोई लिमिट नहीं है, बच्चे को टेंशन फ्री हो जाने की जरूरत है। क्यों? लिस्टेड कंपनी हो, कोई कंडीशन नहीं है भाई साहब, को कराना ही पड़ेगा इंटरनल ऑडिट, बात खत्म। फिर आए प्राइवेट कंपनी की बारी, प्राइवेट कंपनी में 2 कंडीशन लगाई गई, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 4 कंडीशंस लगाई गई। आई होप पॉइंट क्लियर है। कैसे? देखिए, टर्नओवर 2000 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोविंग 100 करोड़, प्रेफर ये आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, और आउटस्टैंडिंग जो है आपके, आउटस्टैंडिंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लोन्स और बोरोविंग, सही है, आउटस्टैंडिंग है पेड अप शेयर कैपिटल
ये रहा, टर्नओवर ये रहा, लोन्स ये रहा, और डिपॉजिट्स ये रहा। बस ये 4 चीजें हैं। ये रहा टर्नओवर, लोन्स, पेड अप शेयर कैपिटल और आपके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स जो है। जब ये चीज किस में चली जाएगी, प्राइवेट कंपनी में, तो 2 ही चीजें रह जाएंगी, एक तो आपका टर्नओवर और एक आपका आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लिमिट क्या वही रहेगी? आंसर इज यस, 200 करोड़ और 100 करोड़। यहाँ पर देखो कितना सुंदर अमाउंट्स बनाई है इन्होंने। सबसे पहले पकड़ो टर्नओवर को 200 करोड़, उसके बाद उसका आधा कर दो तो आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोविंग्स आ गए, उसके बाद उसका आधा कर दो तो पेड अप शेयर कैपिटल आ गया, और उसके बाद उसका आधा कर दो तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स आ गए। बात खत्म। उसके बाद ये जो 3 वाली थी ये हटा ही दो यहाँ पर, बाकी के 3 और 4 2 वाले रखो ऊपर के, 200 करोड़ वाले और 100 करोड़ वाले। बात खत्म। अगर आप इसे नींद में भी याद करेंगे तो देखो कैसे याद हो जाएगा। देखिए पहला कितना था? 200 करोड़। ये किसके लिए था? टर्नओवर के लिए। दूसरा कितना था? 100 करोड़। ये किसके लिए था? आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस के लिए। तीसरा क्या था? 50 करोड़। ये किसके लिए था? ये था पेड अप शेयर कैपिटल के लिए। फिर क्या था? 25 करोड़। ये किसके लिए था? आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स के लिए। ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ? ये मैं बना रहा हूँ फिर से किसके लिए? अनलिस्टेड कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी में कितने केस है? सिर्फ 2। कौन से वाले? ये 2 उठाओ और यहाँ पर लिख दो, मतलब नीचे वाले 2 नहीं लिखने हैं, ये वाले 2 यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगे, टर्नओवर और ये, और नीचे वाले ये 2 नहीं आएंगे। आई होप पॉइंट क्लियर है। और लिस्टेड कंपनी पे तो देना ही देने हैं। ये आपके सेक्शन है, ये इस तरीके से लिखे हुए, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी। आई होप पॉइंट क्लियर है। इसे कई बार हम पढ़ते समय स्टडी मैट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो देख लीजिए, ये जो टेबल है ये सबके लिए नहीं है, यहाँ से जुड़ा हुआ, मतलब 4 कंडीशंस अनलिस्टेड के लिए, प्राइवेट के लिए 2 कंडीशंस हैं, और लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी होता है। बस बात खत्म। इसे मिस इंटरप्रेट ना करिएगा किससे? स्टडी मटेरियल से। ये हो गया आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी का। बड़ा लेंदी चैप्टर है, पहले तो इसको देखना, उसके बाद चैप्टर की तरफ जाना, कि मतलब एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम। अमेंडमेंट को जरूर ध्यान में रखें।